अध्याय 117 मृत यादें। कैनरी बिल्ली खाती है 5। कुछ भी नहीं बचा है। उसकी आवाज सुनने में बहुत ही मधुर थी, जैसे कलकल करती नदी की आवाज। यह टॉम डू लिट था। अब और क्या कहने को बचा था? यह बच्चा फिर से उसके साथ शब्दों का खेल खेल रहा है। भौहें सिकोड़ते हुए सोंग डूली ने अपना चमड़े का बटुआ लहराया और कहा, मेरे आने से पहले अंदर सिर्फ $100 और $3 थे। मैंने $1 का इस्तेमाल सार्वजनिक परिवहन लेने के लिए किया। मुझे एक दोस्त को भी उठाना था, इसलिए मुझे बचे हुए $2 इस्तेमाल करने पड़े। दान बॉक्स में $100 डालने से ही मेरे पास बचे हुए पैसे बच गए, इसलिए अब और पैसे नहीं बचे। पता चला कि अब और पैसे नहीं बचे थे, और उसने उससे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। उसने अपने होंठ सिकोड़े। चल दर। वह उसके पास पहुंचा। उसकी भौहें जो अभी अभी ढीली हुई थी, फिर से सिकुड़ गई। टॉम डू लिट, तुम क्या करना चाहती हो? 1 मिनट रुको, मैं अपने बटुए में बचे हुए 2 का इस्तेमाल करूंगा, उसने गंभीरता से कहा। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसने लगभग दान पेटी को जमीन पर फेंक दिया, फिर उसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। बिना कारण पूछे बस उसका पीछा करना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह दुनिया के अंत में था, बंजर भूमि पर या ग्लेशियर दलदल में। लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि ऐसा जारी नहीं रह सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह उसके सामने बेवकूफ बन जाएगी और यह भी भूल जाएगी कि वह क्वाव्यक्तु है। यह भूल जाएगी कि टॉम डू लिट येन का गौरवशाली खजाना था। घड़ी की ओर देखते हुए उसका चेहरा उतर गया। लेकिन क्या करें, टॉम डू लिट, मैं सिर्फ 13 मिनट में ही निकल सकती हूँ। क्वाव्यक्तु ने मन ही मन ऐसा सोचा। अगर टॉम डू लिट 13 मिनट तक उसके पास खड़ा रहा तो वह उसके साथ इस बारे में सोचेगी। आखिरकार टॉम डू लिट का क्वाव्यक्तु को लेने आना एक ऐसी दिलचस्प कहानी थी। लेकिन सोंग डू लिट ने कहा, इस क्षेत्र में बेवरली हिल्स के लिए हर आधे घंटे में केवल एक बस है। अब वे बस स्टॉप तक पैदल जा सकते हैं। अगर वे इस बस को चूक जाते हैं तो उन्हें केवल आधे घंटे और इंतजार करना होगा। अंततः उनका स्वर और भी उदास हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ हाँ, वह यह जानती थी। क्वा होंग हुएन टोंग डू लिट के साथ इतना कठोर था कि उसे सीखने की मशीन में बदलना पड़ा। इसके अलावा उसने कहा, ऐसा नहीं था कि वह उसका इंतजार नहीं करना चाहता था। आखिरी क्षण में क्वाव्यक्तु ने फिर भी अपना हाथ वापस खींच लिया। क्या होगा अगर टॉम डू लिट नाटक कर रहा था? दुखी होने का नाटक करने से उसका दिल नरम हो जाता है। उसके लिए उसके सामने समझौता करना आसान हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप पहले जाइए, उसने ठंडे स्वर में कहा। सोंग डूली ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से पूछा, तुम फियोना के साथ यहाँ आई हो? सोंग डूली की नजरों के सामने उसके साथ मिशन करने आई जापानी लड़की उसके बगल में खड़ी थी। उसे नहीं पता था कि वह कब से वहां खड़ी थी। लड़की को मोह की नजर से सोंग डूली को देखते हुए क्वाव्यक्तु को तुरंत पता चल गया कि मुसीबत आने वाली है। निश्चित रूप से जापानी लड़की ने बीच में बोलने का मौका लिया। उसके और सोंग डूली के बीच खड़ी होकर उसका स्वर उत्तेजित था। यह सही है, यह सही है। मैं फियोना के साथ यहाँ आई हूँ। सहपाठी, अभी अभी तुम्हारी हरकतें वाकई कमाल की थी। इसके अलावा तुम बहुत सुंदर हो, मैं कसम खाती हूँ। तुम सबसे सुंदर व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। पैटिंसन से पहले रॉबर्ट पैटिंसन, वह मेरे आदर्श थे। इससे पहले मुझे लगता था कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। मैं सोंग डूली के चुप रहने के इशारे से जापानी लड़की का भाषण बाधित हुआ।
सोंग डूली ने ऊपर से दान बॉक्स लिया। क्वाव्यक्तु ने अपना हाथ जापानी लड़की को थमा दिया। लड़की ने टोंग डू लिट को खाली आंखों से देखा, क्योंकि वह लड़का जो अपने आदर्श से ज्यादा सुंदर था, मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके द्वारा एक आदर्श से तुलना किए जाने पर भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। और भी ज्यादा मुस्कुराया। धीरे से पूछा, क्या आप शेष 13 मिनट के लिए मेरे दोस्त की जगह ले सकते हैं? लड़की ने सिर हिलाया, जैसे कि उसे लगा कि सिर हिलाना उसकी ईमानदारी को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने सिर हिलाया और कहा, बेशक। फिर जोड़ा, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। लड़की को अलविदा फेंकते हुए बिना किसी और हलचल के सोंग डू लाई ने उसका हाथ खींच लिया, यह न जानते हुए कि क्या यह इसलिए था क्योंकि सोंग डू लाई मजबूत थी या उसके पैर लंबे समय से छोड़ना चाहते थे। उसके कदम उसके पीछे चले गए। उसकी आंखें उसके हाथ को पकड़े हुए घूर रही थी। यह स्पष्ट रूप से एक वयस्क का हाथ था। ग्रीनलैंड के बच्चे का हाथ कब से इतना बड़ा हो गया? वह हाथ उसकी कलाई को कसकर पकड़ रहा था। अपना सिर उठाते हुए लगभग दोपहर हो चुकी थी। आसमान कभी साफ नहीं होता था। वह हवा के खिलाफ चला, अपना सिर घुमाया। उसके माथे पर उसके गंदे बाल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हवा का एक झोंका उसकी आवाज को उसके कानों तक ले उसके साथ जमीन पर कदम। फिर दौड़ते समय हवा ने उसके लंबे बालों को उड़ा दिया। खुशी की भावना जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी, अचानक उसके दिल में उठी। उस समय उसे अपनी प्रतिष्ठा खोने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह पहले वाली क्वाव्यक्तु है या नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत उसके पीछे दौड़ने में लगा दी। वे अंतिम क्षण में आए यात्री थे। जैसे ही वे कार में बैठे, दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। बिना किसी पूर्व सहमति के वे दोनों जोर से हंस पड़े। उन्होंने उसका हाथ खींचा और आगे बढ़ गए। वे आखिरी पंक्ति में बैठे। वह खिड़की के पास बैठी और वह उसके पास बैठा। अंतिम पंक्ति में वे केवल दो ही थे। यह कहना कि यह बस है, यह कहने से बेहतर है कि यह दर्शनीय स्थल बस है। बस का मार्ग हॉलीवुड के प्रसिद्ध स्थानों से होकर गुजरता है। अधिकांश यात्री पर्यटक हैं। पर्यटक ध्यान से दोनों तरफ के दृश्यों को देख रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग अपने फोन पर सर्फिंग कर रहे हैं और संगीत सुन रहे हैं। वह पीछे की सीट पर बिना हिले-डुले बैठी रही और उसने बस में सबसे असामान्य संयोजन बनाया। यह क्वाव्यक्तु का बस में बैठने का पहला मौका था। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन फिर यह सामान्य हो गया। उसने उस हाथ की ओर देखा जो अभी भी उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए था, और उसने खुद से सोचा, सोंग डू ली शायद उसका हाथ छोड़ना भूल गई। इस बार उस हाथ ने क्वाव्यक्तु के विचारों को और पुष्ट किया। ग्रीनलैंड का बच्चा बड़ा होने वाला था। उसका हाथ पकड़ते समय प्रयोग किया गया बल बहुत मजबूत था। सड़क पर दौड़ते समय कदम अत्यंत स्थिर थे। भीड़ में 15 वर्षीय लड़का, जो किसी पश्चिमी व्यक्ति से कम लंबा नहीं था, हर व्यक्ति के आगे उसका हाथ खींचता रहा। अंत में उसने जबरदस्ती उसका हाथ कार में खींच लिया। यह वही हाथ था जिसने उसे इस दर्शनीय स्थल की कार में खींच लिया था। कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। अपरिचित माहौल में हर दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। क्वाव्यक्तु को अचानक अपने दिल में खुशी महसूस हुई। इस तरह की खुशी की भावना सड़क पर दौड़ते समय होने वाली खुशी की भावना से अलग है। अगर दौड़ते समय होने वाली खुशी की भावना एक मुक्तपाल है, तो अभी हाथ पकड़कर और आखिरी पंक्ति में एक साथ बैठकर खुशी की भावना एक शांतिपूर्ण बंदरगाह है। चुपचाप ऊपर देखते हुए वह तुरंत अपनी आंखों से मिला।
टाले बिना उसने उसकी ओर देखा। उस निगाह के नीचे अचानक दिल में चिंता हुई कि तुम क्या देख रहे हो? मत देखो। वह उसके करीब झुका, लेकिन वह हिली नहीं। वह उलझन में था। क्या वह उसे चूमना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सार्वजनिक स्थान पर हैं। एक आवाज ने आपत्ति जताई। जब तक उसके होंठ उसके होठों से नहीं छू गए, काव्यत्तु को एहसास हुआ कि टोंग डू लिट उसे चूमना चाहता था। वह सार्वजनिक स्थान पर तेजी से धड़कते हुए उससे फुसफुसाते हुए बोली, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे लोग क्या कर रहे हैं। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए उससे कहा, तो इसका उनसे क्या संबंध है? इसका पता नहीं चलेगा। उसने उसके कान में फुसफुसाया। क्या? हकलाते हुए कहा, किसी ने मुझे तुम्हें चूमते हुए नहीं पकड़ा। उसकी आवाज उसके कानों में अटकी रही। यूएक्सयू जाओ, वहां देखो। जैसे कि सम्मोहित हो, उसने धीरे धीरे अपनी नजर सामने के यात्रियों से हटाई और चारों ओर देखा। ठीक वैसे ही जैसे सोंग डूली ने कहा था। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई भी पीछे नहीं मुड़ा। उसकी छाया ने फिर से उसके चेहरे को ढक दिया, उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया। उसके होंठ उसके थोड़े कांपते होठों से दब गए। एक पल के लिए रुककर उसने उसके होठों को काट लिया। ऐसा नहीं कि वह इससे बचना नहीं चाहता था, लेकिन युवक ने उसकी गर्दन के पीछे का हिस्सा पकड़ रखा था। इस स्थिति में उसके लिए संघर्ष करना बहुत मुश्किल था। उसकी चौड़ी खुली आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ठीक उसी तरह एक अपरिचित वातावरण में, बस की आखिरी पंक्ति में, सभी यात्रियों के पीछे उसने स्वप्निल रूप से उसका चुंबन स्वीकार कर लिया। इसे एक नए तरह का अनुभव मानिए, पर यह सिर्फ चुंबन तक ही सीमित हो सकता था। जब उसका हाथ उसकी शर्ट में घुसना चाहता था, तो वह उसे रोक देती थी। वह घुसता रहता था, उसका मुंह लगातार मना करता रहता था, मत करो। उसने अब और जोर नहीं लगाया। कार रुकी। उसने अपना हाथ उसकी शर्ट से हटा लिया। उसका आधा कोमल शरीर उसके ऊपर झुक गया। कार में अभी अभी एक छोटी बालों वाली लड़की बैठी थी। छोटे बालों वाली लड़की ने आखिरी पंक्ति की सीटों की ओर देखा, मुस्कुराई और बैठने के लिए जगह ढूंढी। वियत, तू जाओ। मुझे लगता है कि हमें खोज लिया गया है, टोंग डू लिट ने उससे कहा। बकवास मत करो। उसने उसे मना कर दिया। उसने उसे पहले जाने दिया। कार में लोग अब भी पहले जैसे ही थे। किसी को भी आखिरी पंक्ति की परवाह नहीं थी। कार में ज्यादा यात्री नहीं थे, जिसमें छोटे बालों वाली वह लड़की भी शामिल थी जो अभी अभी कार में चढ़ी थी। कुल 9 लोग थे। समस्या बस में चढ़ने वाले नए व्यक्ति से आती है। उसने फिर उसके कान में फुसफुसाया। उस व्यक्ति ने पहले तुम्हारी तरफ देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम उसकी तरफ नहीं देख सकते? मुझे लगता है उस व्यक्ति ने वही किया है जो हमने अभी किया, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या पीछे की पंक्ति में बैठे 2 लोगों ने वही किया जो वह सोच रही थी। उसकी आंखें लड़की की ओर थी। लड़की ने पुष्टि करते हुए उत्तर दिया, आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए। 2 सहपाठियों, मुझे पता है कि आपने अभी क्या किया। मैंने पहले भी ऐसा कुछ किया है, टोंग डू लिट ने कहा। मैं भी इसे बना सकता हूँ। सोंग डू लिट का स्वर बहुत खुश नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने बात करना बंद कर दिया। क्वाव्यत्तु टोंग डू लिट के साथ इस समस्या पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सके। हमें लड़की से ही उत्तर क्यों खोजना है, लड़के से क्यों नहीं? सोंग डू लिट की उंगली एक दिशा में इशारा कर रही थी। सोंग डू लिट की उंगली का अनुसरण करते हुए क्वाव्यत्तु ने कार के रियरव्यू मिरर को देखा, जिसमें उसकी और सोंग डू लिट की छवि दिखाई दे रही थी। आईने में उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके होंठ सामान्य से ज्यादा लाल थे और वह ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो।
गुस्सा और परेशान दोनों महसूस करते हुए क्वावियत्तु ने खुद को आईने में देखने का इरादा नहीं किया। बेशक नहीं, उसने वियत्तु के माध्यम से उसे जवाब देने के लिए बहुत आलसी। वह उसके कान में फुसफुसाता रहा, मुझे लगता है कि ग्रे विंडब्रेकर पहनी लड़की अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। वह बकवास करता रहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह एक शादीशुदा महिला है, एक अच्छी पत्नी है, पड़ोसियों की नज़र में एक अच्छी माँ है, एक विनम्र व्यक्ति है, अपने घर के कामों को व्यवस्थित रखती है। दूसरी बात, यह खरीदारी करने का आदर्श समय है, बच्चे स्कूल में हैं, पति काम पर है। वह घर से काफी दूर एक सुपरमार्केट में पर्यावरण के अनुकूल बैग लाती है। दूसरी बात, सुपरमार्केट में बहुत सारी छूट वाली वस्तुएं हैं। पिछली बार की तरह जब वह बाहर गई थी तो पड़ोसियों ने गलती से उससे मुलाकात की, यह नहीं जानते हुए कि ग्रे विंडब्रेकर के नीचे एक लाल पोशाक थी। ग्रे विंडब्रेकर के नीचे छिपी लाल पोशाक उसके प्रेमी को दिखाने के लिए थी। कई बार हवा ने उसकी पोशाक को उजागर कर दिया। पहले तो वह स्कर्ट को बहुत अच्छी तरह से छिपाने के लिए सावधान रही, बस धीरे धीरे उसके क्षेत्र से दूर चली गई। बस में अजनबी लोग थे। जब विंडब्रेकर से सुंदर स्कर्ट उजागर हुई तो वह आलसी भी थी, छुपकर सिर्फ प्रेमी के फोन का इंतजार कर रही थी। अनजाने में सॉन्ग डू लिट के शब्दों के साथ विचार उड़ गए। कार में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जिसने ग्रे विंडब्रेकर पहना हुआ था। उसकी बरगंडी स्कर्ट का एक कोना विंडब्रेकर से बाहर निकला हुआ था। वह बूढ़ी औरत एकटक फोन को घूर रही थी। उस लाल स्कर्ट को छोड़कर उसके हेयर स्टाइल से लेकर शर्ट स्टाइल तक, यहाँ तक कि उसके जूतों का स्टाइल भी रूढ़िवादी था। जैसा कि सॉन्ग डू लिट ने कहा, उसने दूसरों को एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी होने का एहसास दिलाया, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं हुआ। हो सकता है कि लाल स्कर्ट पहनना एक सनक थी और अपने फोन पर खाली घूरना इसलिए था क्योंकि वह इस और उस बारे में सोच रही थी। उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाने से पहले इधर-उधर देखा। अगले स्टॉप पर वह बस से उतर गई। जब बस का दरवाजा बंद हुआ तो शीशे से क्वावियत्तु ने उसे और हरे रंग की शर्ट पहने एक आदमी को एक के बाद एक आगे बढ़ते देखा। पहली नजर में ऐसा लगा कि ये दोनों लोग एक दूसरे को नहीं जानते। वे एक दूसरे को जानते थे या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन विंडब्रेकर से बाहर झांकता लाल स्कर्ट का कोना सचमुच आकर्षक लग रहा था। खिड़की से दूर और सीधे सामने देखें। उनके क्षेत्र में अभी 4 और स्टॉप हैं। क्या क्वावियत्तु के लिए टोंग डू लिट से पूछना दिलचस्प है? किसी अजनबी के जीवन को उसके कपड़ों और हावभाव से आंकना नहीं, बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। आवाज पास भी थी और दूर भी। सबसे दिलचस्प बात यह आखिरी पंक्ति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हर कोई आसानी से अनदेखा कर देता है। ज्यादातर लोग बहुत साधारण होते हैं और इस पंक्ति की सुविधा पर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ जब कोई सीट नहीं होती है तो वे इस पर नजर डालते हैं। इसलिए वे इस आखिरी पंक्ति की रोचकता का पता नहीं लगा पाते हैं। आखिरी पंक्ति में बैठने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप देख सकते हैं कि सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले लोग नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आप गंभीरता से बैठ सकते हैं या उन लोगों को अपनी बीच की उंगली दिखा सकते हैं, वे कुछ नहीं जानते। आप अपने बगल में बैठी लड़की को चूमते हैं, वे नहीं जानते। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि आखिरी पंक्ति में बैठकर आपके साथ कार में बैठी लड़की को चूमना, वे भी टोंग डू लिट नहीं जानते। ठंडे स्वर में पुकारा, गुस्सा। कार से बाहर निकलो। टोंग डू लिट क्वावियत्तु से 35 मिनट बाद घर लौटा। जब टोंग डू लिट अपने घर जा रहा था, क्वावियत्तु से लोगों का एक समूह पूछताछ कर रहा था। इसका कारण यह था कि खिएट उसे सामाजिक गतिविधि केंद्र से नहीं ले जा सका और फोन पर भी बात नहीं कर सका।
जापानी लड़की की बदौलत उसे पता चला कि एक सुंदर लड़का उसे ले गया था। क्या गड़बड़ है? वह सुंदर लड़का कौन है जो उसे ले गया? पहचान, उम्र आदि की जांच की जानी चाहिए। जापानी लड़की के वर्णन के अनुसार यह व्यक्ति बहुत परिचित लगा, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति को सोंग डू लिट से नहीं जोड़ा। भले ही सोंग डू लिट उनके सामने आया, लेकिन उसने भी हल्के पीले रंग के स्नीकर्स पहने हुए थे। उन लोगों ने क्वा व्यक्ति को घेर लिया और वह पूछा। सोंग डू लिट बसहा येन के बगल में चुपचाप खड़ा रहा। कुछ लोगों की दूरी पर उसने उसकी ओर देखा, उसने भी उसकी ओर देखा। क्या यह बस में सबसे अच्छी सीट नहीं है? केवल अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को ही पता था कि क्या हुआ था। क्वा व्यक्ति के दिल में वह जानती थी कि युवक ने कहा था कि बस में अंतिम पंक्ति में बैठना बहुत दिलचस्प था, जिससे वह असहज हो गई। उस असहज भावना ने उसे उससे दूरी बनाए रखने की याद दिलाई। लेकिन जब उसने उसे बस से उतरने के लिए कहा, तो उसे इसका पछतावा हुआ। गर्मियों के बीच में सड़क बहुत गर्म थी, सूरज चमक रहा था, सड़क पर बहुत कम लोग थे और टोंग डू लिट के बटुए में एक भी पैसा नहीं बचा था। सौभाग्य से वह वापस लौट आई। लेकिन जब उन लोगों ने उसे घेर लिया, तो उन्हें पता चल गया होगा कि उसे उठाने वाला सुंदर लड़का कौन है, लेकिन वह चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा, जिससे वह बहुत परेशान हो गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें तुम्हारे कारण ही हुई हैं। उन लोगों पर चिल्लाया, मैं उसे दूसरा मौका नहीं दूंगा, मैं अब से उससे दूरी बनाकर रखूंगा। एसएन एनर्जी की उत्तराधिकारी को लॉस एंजल्स के एक खूबसूरत गुंडे ने धोखा दिया था। सौभाग्य से उसे होश आ गया और उसने लॉस एंजल्स के खूबसूरत गुंडे से नाता तोड़ने की कसम खा ली। उस रात क्वा व्यक्ति ने गुस्से में टोंग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा उसने बहुत समय पहले किया था। अध्याय 118 मृत यादें। कैनरी बिल्ली खाती है 6। उस रात क्वा व्यक्ति ने हांफते हुए सोंग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला। ऐसा करते हुए उसे बहुत समय हो गया था। अगर वह कहती कि वह हांफ रही है, तो यह कहना कि वह अनिच्छुक है उससे भी बुरा होगा। ध्यान से सोचने पर अनिच्छुक होने के अलावा बेचैनी भी थी। वह अपने दिल में सोंग डू लिट से बहस नहीं करना चाहती थी। अगर वे बहस करते, तो वह अपनी छोटी चाची के साथ जिया यान की पीठ पीछे सोंग डू लिट के साथ रहना का खेल कैसे खेल सकती थी? इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सोंग डू लिट को आकर्षित नहीं कर पाई थी। अगर वह सोंग डू लिट से इस तरह बहस करती, तो उसके सारे पिछले विचार बेकार हो जाते। और अब वह वास्तव में टोंग डू लिट को आकर्षित करने में सक्षम होने की उम्मीद करती है। ऐसे विचारों को पकड़े हुए वह बिस्तर पर आगे पीछे लुढ़कती रही। धीरे धीरे उसके साथ तेजी से दौड़ने की खुशी, आखिरी पंक्ति में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठने की खुशी को व्यक्ति के दिमाग में भर गई। उसने इसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह दूर नहीं हुआ। टोंग डू लिट, तुम किस पर भरोसा करते हो? वह तो बस एक घास का पौधा था जिसे उसने फूलों के बगीचे में चुपके से लगाया था। वह सोंग डू ली के दरवाजे पर पहुंचते ही हांफने लगी। अप्रत्याशित रूप से सोंग डू ली का दरवाजा खुला हुआ था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, बेशक सोंग डू ली की हिम्मत नहीं हुई। उसने उसे पहले भी कई बार चेतावनी दी थी कि उसे रात में दरवाजा बंद करने की अनुमति नहीं है। उसकी चेतावनियां हमेशा कारगर रही थी। सोंग डू ली का दरवाजा खोलते ही वह हांफने लगी। क्वा व्यक्ति सोंग डू ली को उसके बेडरूम में नहीं पा सका। लगभग आधी रात हो चुकी थी। सोंग डू ली को अब तक सो जाना चाहिए था। जब उसकी नज़र डेस्क पर बैठे व्यक्ति से मिली, तो क्वा व्यक्ति को अब आश्चर्य नहीं हुआ कि सोंग डू ली इस समय बेडरूम में क्यों नहीं है।
सोंगडूली खड़ी हो गई। वह कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी। उसकी मुट्ठी, जो बंद थी, ऊपर उठी, मूल रूप से उसे मुक्का मारने के इरादे से, लेकिन उसका हाथ हवा में था। क्या हुआ? यह जानते हुए कि वह उसके सामने दबंग नहीं हो सकती, उसे लगा कि उसे धमकाना आसान है और वह उसे मारने भी नहीं देगी। पीछे की ओर, पीछे की ओर, उसका दिमाग जल्दी से पीछे की ओर चला गया, वापस उस विचार पर, वह उसके सामने दबंग नहीं हो सकती। क्वाव्यक्तु का युवा टोंगडूलिट के सामने होना पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है के विचार ने उसे घबरा दिया और गुस्सा भी आया। किस आधार पर? किस पर आधारित? वह घबराई हुई और गुस्से में थी। उसने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन आंसू निकल आए। क्वाव्यक्तु बहुत गुस्से में थी। लानत है, उन आंसुओं की वजह से बेवजह ही आंसू निकल आए। उन आंसुओं ने उसे उसके सामने कमजोर ही कर दिया। नहीं, उसे मारना ही था। उसने अपनी बाह की ताकत बढ़ाई। फिर उसने सफलतापूर्वक अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ा ली। उसकी मुट्ठियां लगातार उसके शरीर पर वार कर रही थी। उसे उससे अपनी गरिमा वापस लेनी थी। उसे यह करना ही था। इससे भी ज्यादा निंदनीय यह था कि घूंसे लगातार ठोस जगहों पर लग रहे थे। वह बस वहां खड़ा था। उसका चेहरा भावहीन था, मानो वह खुद पर दुख ला रही हो, बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी कर रही हो। वह अपनी गरिमा का एक छोटा सा हिस्सा भी वापस नहीं पा सकी। घूंसे धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे थे, जिससे वह और भी ज्यादा दुखी हो गई। यह स्पष्ट था कि वह उसकी खुजली मिटा रही थी। जमीन पर गिर गया। उसने आह भरी, फिर पाया कि टोंगडूलिट हिल नहीं रहा था। क्या उसने बहुत ज्यादा बल लगाया और उसके दिमाग में किसी तरह की चोट पहुंचाई? उसने धीरे से सोंगडूलिट को आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। इस बार क्वाव्यक्तु थोड़ा घबरा गई थी। वह नीचे झुकी और देखा कि सोंगडूलिट की आंखें कसकर बंद थी। सोंगडूलिट, उसने उसका कंधा हिलाया। उसने जवाब नहीं दिया। घबराहट में उसके घुटने जमीन पर आ गए। उसने अपना कंधा जोर से हिलाया। सोंगडूलिट, मुझे मत डराओ। क्या तुम डर गए हो? हाँ, अपने संयम को वापस पाने के बाद सोंगडूलिट ने किसी समय अपनी आंखें खोलीं। क्या अब तुम्हें कुछ बेहतर लग रहा है? उसने पूछा। क्या? उसकी तर्जनी ने धीरे से उसके गाल को सहलाया। मुझे लगा कि रात बहुत हो गई है। जिसने मेरा दरवाजा खोला वह एक हरा मेंढक था। क्या? इस व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि वह एक हरी मेंढक है। ऐसा लग रहा था कि उसे उसे एक बार और लात मारनी होगी। वह उसे लात नहीं मार सकती थी। न केवल उसे लात नहीं मार सकती थी, बल्कि किसी कारण से वह कालीन पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। हालांकि उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन माहौल बिल्कुल भी अजीब नहीं था। समय चुपचाप बीत गया। भोर हो चुकी थी। क्या नींद नहीं आ रही है? उसने उससे पूछा। उसने ईमानदारी से सिर हिलाया। तो वह थोड़ा झिझका। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। क्या तुम आज रात यहाँ सोना चाहती हो? सोंगडूली को बोलते हुए देखना दुर्लभ था। वह कैसे मना कर सकती थी? क्वाव्यक्तु ने सोचा कि वह खुशी से जवाब देगी, लेकिन नाक से सिर्फ जैसी आवाज निकल सकती थी। वह उसके पीछे पीछे चली गई। खिड़की बंद करने का इंतजार किया, पर्दे खींचे, फिर उसके पीछे पीछे चली, यह पुष्टि करते हुए कि दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद करने के बाद वह उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने अजीब तरह से अपना सिर नीचे किया। उसके दिल में हिरण जाग गया था। दोनों घबराए हुए और डरे हुए थे। एक के सामने एक शयन कक्ष में जाकर जब टोंगडूलिट ने तकिया और कंबल अलमारी से बाहर निकाला तो उसने उससे पूछा कि वह कहाँ जाना चाहता है। मैं सोफे पर सोता हूँ।
सोफा क्योंकि मुझे डर है कि बिस्तर छोटा है। सोंग डू झूठ ने हिचकिचाहट से पूछा, यह सही नहीं है। सोंग डुलाई ने कुछ और नहीं कहा। वह बिस्तर के सामने खड़ी हो गई और उसने तकिया और कंबल को गले लगाया। गुयू शिव ने महसूस किया कि तकिया और कंबल बहुत गुस्सा कर रहे थे। स्थानांतरित नहीं किया। उसने अपना हाथ खींचा और कहा, सोंग डू झूठ, मुझे नींद आ रही है। सोफे पर सोने का ख्याल ही छोड़ दिया। वियत तू के पास जाओ, कसम खाओ, तुम मुझे पहले की तरह नहीं दबाओगे। हाथ उठाया। बेडरूम की लाइट धीमी कर दी। बिस्तर पर उसके साथ सीधी लेट गई। कंबल के नीचे दो हाथ गलती से एक दूसरे को छू गए। बिना किसी पूर्व सहमति के वे दोनों पीछे हट गए। अपने हाथ वापस खींच लिए और बिना किसी पूर्व सहमति के वे दोनों अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रख लिया। थोड़ी देर बाद उसके गाल गर्म हो गए। उसके दिमाग में जंगल में पिछली बार की अस्पष्टता से कल्पना हुई। उस समय उलझे हुए रूप के बारे में सोचा। उस समय वह बहुत अजीब था और वह भी सामान्य नहीं थी। बिना किसी पूर्व सहमति के वे दोनों पीठ फेर कर चले गए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, फिर बिना अपॉइंटमेंट के ही एक साथ कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद आ गई। जब वह अचंभित थी, क्वावियत्तु को कुछ याद आया। उसने पूछा कि टोंग डू लिट हमेशा उसे अपने साथ क्यों नहीं रहने देता। उसने आह भरी और क्वावियत्तु से कहा, तुम्हें अभी भी एक प्रेमी ढूंढना चाहिए। एक प्रेमी ढूंढो? नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पास पहले से ही टोंग डू लिट नहीं है? सोंग डूली के साथ किसी बॉयफ्रेंड की कोई जरूरत नहीं थी। बेशक सोंग डूली उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन उसके सवाल का उसके बॉयफ्रेंड खोजने से क्या लेना देना था। अगले दिन क्वावियत्तु ने जवाब मांगने के लिए अपना सवाल ऑनलाइन पोस्ट किया और कई लोगों ने सोंग डूली के समान ही जवाब दिया। उसे अभी भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। आखिरकार क्वावियत्तु को मुझे मत काटो का सही जवाब पता था। इस जवाब के बारे में क्वावियत्तु ने तिरस्कार में नाक भौं सिकोड़ी। ग्रीनलैंड का वह बच्चा इंटरनेट पर मौजूद उन कामुक बदमाशों जैसा नहीं था। बस इतना था कि सोंग डूली को छुआ जाना पसंद नहीं था। इस पहलू में वह उसे बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसे छुआ जाना भी पसंद नहीं था, बेशक सोंग डूली को छोड़कर। यह सही है, सोंग डू लिट को छुआ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उन लोगों की तरह नहीं है जो आधी रात को दूसरों को छूने के लिए अपनी कठोर चीज बाहर निकालते हैं। लेकिन दोपहर में जब वह नॉर्वेजियन भाषा की कक्षाएं ले रही थी, क्वावियत्तु की नज़र सोंग डू लिट पर एक निश्चित जगह पर कई बार पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह जो देख रही थी उससे वह परेशान हो गई थी। उसे इंटरनेट पर लोगों ने बिगाड़ दिया था, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह थोड़ी उत्सुक थी। कुछ दिनों बाद वह थोड़ी उत्सुकता बढ़ गई, इतनी कि सोंग डू लिट, मैं देखना चाहती हूँ शब्द उसके मुंह से लगभग निकल ही गए, लेकिन अंत में वह खुद को इतनी उत्सुक होने से नहीं रोक पाई कि उसने थिएट द्वारा दी गई वयस्क फिल्में देख लीं। फिर रुक गई। देखने लायक कुछ भी नहीं था। यह सिर्फ पिस्टन की तरह हिलता हुआ मानव शरीर था। सोंग डू लिट की गर्मी की छुट्टियां बहुत जल्दी खत्म हो गईं। कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ पर प्रकाशित हुई थी। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान क्वावियत्तु और टोंग डू लिट के बीच संबंध बहुत बढ़िया हो गए। जब उसके पास समय होता तो वह उसे लेने के लिए उस सार्वजनिक संगठन में आता जहां वह काम करती थी। सप्ताहांत की दोपहरों में वह सोंग डू लिट के साथ पास की लाइब्रेरी में जाती थी। वे लाइब्रेरी के कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों से बचते हुए एक कोने में छिप जाते और चुंबन करते। रात को उसने चुपके से छत का दरवाजा खोला।
वह अपनी बाइक पर सवार होकर पिछले दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। वह उसकी बाइक के पीछे बैठ गई और घूमने चली गई। अंधेरे थिएटर में उसने उसे लगातार अपने कपड़ों के अंदर हाथ डालने दिया। धीरे धीरे, धीरे धीरे, वियत तू जाओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो तुम्हारे पास समय कब है? मुझे नहीं पता। धीरे धीरे, धीरे धीरे, वियत्तु के जरिए तुम मेरी पढ़ाई में खलल डाल रहे हो। तो मैं बस बैठ कर देखूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है? नहीं। ठीक है, तो मैं घर जाऊंगी। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लो तो मुझे फोन करना। अगले दिन जब वह उठी तो उसके हाथ में रखे फोन पर कोई कॉल नहीं आई थी, लेकिन वह अभी भी तैयार थी और घर से निकलने के लिए तैयार थी। सोंग डू लिट, तुम्हें क्या अधिकार है? आप इसका आधार क्या मानते हैं? वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन दस्तक नहीं दी। फिर वापस आ गया, इसलिए कमरे में चीजें उसके गुस्से को खत्म करने के लिए एक जगह बन गईं। मियामी में लॉबस्टर फिशिंग जाने के लिए ईटी सोंग डू लिम की गर्मियों की छुट्टी से पहले सप्ताहांत तक उनमें से केवल 3 थे। एलिनेस, सूर्यास्त के समय लॉबस्टर के लिए मछली पकड़ने वाले 3 लोग समुद्र पर एक छोटी सी पार्टी में बदल गए। निश्चित रूप से पार्टी ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्वा होंग हुएन ने कहा था कि मेरी प्यारी बेटी सहमत है। क्वा होंग हुएन के दोस्त भी स्टाइलिश कपड़े पहने लड़कियों को लेकर आए थे। नई मॉडल को अभी अभी आईडी कार्ड जारी किया गया था, लेकिन वास्तव में वह केवल 16 साल की थी, और जो व्यक्ति उसे नौका पर लाया था वह उसके पिता के बराबर उम्र का था। मॉडल्स की नज़र हमेशा सोंग डू लिट को देखने के मौके तलाशती रहती थी, और इस मॉडल की नज़र सोंग डू लिट को और भी ज्यादा देखती थी। एक साफ मिजाज वाला युवक उन महिलाओं का शहद बन गया था जो लंबे समय से शोहरत और दौलत के घेरे में थी। बारटेंडर के बहुत व्यस्त होने की वजह से सोंग डू लिट कुछ समय के लिए बारटेंडर का प्रशिक्षु बन गया। थोड़ी देर बाद बारटेंडर ने उसे बार काउंटर दे दिया। सफेद शर्ट पहने सोंग डू लिट बार के पीछे ऐसे खड़ा था जैसे कोई कलाकार परफॉर्म करने आया हो, औरतों की पसंद की चीजें इकट्ठा कर रहा हो, तेज और विनम्र, और दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली। पुरुष बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और लड़कियां कॉकटेल लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। सफेद हाई हील्स वाली महिला ने भी सोंग डू लिट को किस किया और उसके हाथ से कॉकटेल लिया। उसके बगल में लाल बिकिनी में एक महिला थी। यह महिला अभी जेट स्की खेल रही थी। उसके बाल भीगे हुए थे। पानी की एक एक बूंद उसके शरीर पर ओस की तरह गिर रही थी। उसकी आंखें अभी भी बहुत मोहक थीं। दूसरी तरफ बिजनेस के बारे में बात कर रहे पुरुष भी उसके द्वारा आकर्षित। उस महिला ने सोंग डू लिट को देखकर मुस्कुराया। सोंग डू लिट ने भी उसे देखकर मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट ने लोगों को आसानी से एक शर्मीले आदमी की याद दिला दी, जो अचानक एक सेक्सी देवी से मिला, जिसकी वह लंबे समय से प्रशंसा करता था। इससे पहले सोंग डू लिट केवल पेय मिश्रण करने के प्रभारी थे, उन महिलाओं को देखकर मुस्कुराने के प्रभारी नहीं थे। इस बार वह फिर से मुस्कुराया। जाहिर है, वह उन दिमागहीन लोगों की तरह था जो उसके सामने आकर्षक महिला के बारे में अत्यधिक विचार रखते थे। वियत टू के माध्यम से वह अपने दिल में परेशान थी। वह मूल रूप से चाहती थी कि सोंग डू लिट उसके लिए पेय मिश्रण करे। वह बार काउंटर पर गंभीरता से इंतजार कर रही थी, लेकिन अंत में उसने देखा कि सोंग डू लिट एक अन्य महिला को देख रही थी। कल वे दुखी होकर चले गए, यह कहते हुए कि वे उसे लेने के लिए सामुदायिक संगठन में जाएंगे, लेकिन अंत में वे देर हो चुकी थी। वह लगभग 50 मिनट तक चौक में उसका इंतजार करती रही। यह व्यक्ति जो लगभग 50 मिनट देर से आया था, उसने माफी का एक शब्द भी नहीं कहा। उसने उससे सवाल किया, लेकिन उसने कहा कि उसने कहा था कि अगर यह 30 से अधिक होता तो क्या अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
उसने ऐसा कहा था, लेकिन उसने कहा कि वह उसका इंतजार करेगी। भले ही वह उससे माफी न मांगे, वह उसे देर से आने का कारण बताएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वे दोनों नाखुश होकर चले गए। अब तक उन दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहा था। काव्यत तो अपने कमरे में लौट आई। उसने खिड़की खोली। दोपहर की धूप ने समुद्र की सतह को हल्का पीला रंग दिया था। नाव के डेक से उसने कभी-कभी क्वाहोंग हुएन सहित पुरुषों और महिलाओं की हंसी सुनी। पलक झपकते ही लाल सूरज लहरों द्वारा निगल लिया गया। पानी की सतह पर प्रकाश भी धीरे-धीरे गायब हो गया। आज लगभग खत्म हो गया था। जब क्वाव्यत सुबह उठी, उसने अभी भी सोचा था कि आज उसे टोंग डू लिट के साथ शांति बनाने का मौका मिलेगा। सोंग डू लिट के साथ झगड़ा और शीत युद्ध के चलते न जाने कब से क्वाव्यत हमेशा अपने दिल में असहज महसूस करती रही। क्योंकि वह हमेशा अपने दिल में असहज महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह शांति बनाने के लिए सोंग डू लिट को खोजने की पहल करती। धीरे धीरे हर झगड़े के बाद वह उसके सामने आने की पहल करती। यह एक आदत बन गई। शांति बनाना अच्छा है, यह सही है। यह हमेशा क्वाव्यत ही थी जिसने सोंग डू लिट के साथ शांति बनाई। समुद्र का रंग गहरा हो गया, जिससे क्वाव्यत को और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई। आखिरकार वह और ग्रीनलैंड का बच्चा एक जैसे नहीं थे। उसने नए परिचितों के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाया। बारटेंडर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी टोंग डू लिट पसंद है। क्वाहोंग जुआन के दोस्त भी टोंग डू लिट को हाई स्कूल का छात्र नहीं मानते थे। महिलाओं को टोंग डू लिट का रूप और भी ज्यादा पसंद आता है। आपको क्या लगता है? वह सिर्फ अपने कमरे में छुप सकती थी। क्वाव्यत ने सोचा, इस समय कोई नहीं देखेगा कि वह गायब हो गई है, नहीं कोई उसे खोजने आएगा। मानो उसके विचारों का खंडन करने के लिए दरवाजे पर दस्तक हुई। भले ही वह दरवाजा न खोले, क्वाव्यत ने अपने दिल में पहले ही तय कर लिया था, वह इस समय उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले व्यक्ति को पसंद करेगी, क्योंकि उस दस्तक ने साबित कर दिया कि उसे इस दुनिया ने भुलाया नहीं है। उसे दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति को मुस्कुराना था। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति ने क्वाव्यत को एक पल के लिए घबरा दिया। यह टोंग डू लिट था। टोंग डू लिट अपने हाथ में एक कॉकटेल पकड़े हुए था। उसके होठों के कोने पर मुस्कान जम गई। क्या अब उस सेक्सी महिला के साथ छेड़खानी नहीं करनी है? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? वह वहीं निश्चल खड़ी रही। सोंग डू ली ने कॉकटेल ग्लास उठाया। इसे मिंट जूलप कहते हैं। इसका स्वाद बहुत ताज़ा है। मैंने सुना है कि यह बुरे मूड को दूर भगा सकता है। भौहें सिकोड़ते हुए, उसका मूड खराब नहीं था। मुझे पता है कि तुम खट्टेपन से डरती हो, इसलिए मैंने इसमें एक चीनी का टुकड़ा डाला। यह कहते हुए यह वाइन का ग्लास उसके लिए बनाया गया था। जैसे कि वह उसके विचारों को समझ सकता था, उसकी आंखों ने उसे धीरे से देखा। यह वाइन तुम्हारे लिए है। उसने चुपचाप एक छोटा कदम पीछे लिया। क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? उसने एक और कदम पीछे लिया और उसके पीछे से कमरे में चला गया। देखने की खिड़की के पास कुछ कुर्सियां एक दूसरे के बहुत करीब रखी हुई थी। उनके घुटने लगभग छू रहे थे। कुर्सियों पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। आंखें एक दूसरे को देख रही थी। उनके बीच कॉकटेल ग्लास के लिए एक कुशन था। सोंग डू ली ने जादू का इस्तेमाल करके 2 स्ट्रॉ बनाए। नारंगी स्ट्रॉ उसकी ओर धकेला गया और भूरे रंग का स्ट्रॉ उसकी ओर। उसने हाथ में पकड़ रखा था। आप क्या कर रहे हैं? उनके तिनके में, यह देखने के लिए कि पहले इसे नहीं ले जा सकता है। कौन अधिक सांस लेता है? ग्रीनलैंड के बच्चे को छिपाने के लिए एक खेल में बदल गया था। बात करते हुए और भागते हुए
उसने उसका पीछा किया। जब क्वा होंग हुएन और उसका दोस्त उसके कमरे के दालान के बाहर थे, तो उसने उसे दीवार के एक कोने पर दबा दिया और कर्कश स्वर में कहा, क्वा वियत तू, मैं देखना चाहता हूँ। दरवाजे के उस पार क्वा होंग हुएन अपने दोस्त से बात कर रहा था। ऑस्ट्रेलियाई लहजे वाले उस आदमी ने दावा किया कि उसके दुनिया भर में नाजायज बच्चे हैं। उस आदमी के दावा करने के बाद मनोरंजन के दिग्गज की बारी थी। उसने दावा किया कि उसने 16 साल की लड़की को अपने बिस्तर पर सक्रिय रूप से रेंगने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अध्याय 119 मृत यादें। कैनरी बिल्ली को खाती है साथ। दरवाजे के उस पार क्वा होंग जुआन अपने दोस्तों से धीमी आवाज में बात कर रहा था। अपनी 16 वर्षीय प्रेमिका का जिक्र करते हुए मनोरंजन जगत के दिग्गज ने तर्क दिया, मुझे हॉलीवुड स्टार बनने का सपना देखने वाली लड़कियों को यह एहसास कराना है कि सिर्फ बिस्तर पर रेंगने से प्रसिद्धि का कोई आसान रास्ता नहीं है। जब वे यह समझ जाएंगी तो वे मुझे धन्यवाद देंगी। इन शब्दों ने उसके दोस्तों को घिनौनी हंसी दी, जिसमें क्वा होंग जुआन भी शामिल था। दरवाजे के उस पार इन लोगों की हंसी ने दूसरों को उबकाई महसूस कराई। दरवाजे के अंदर क्वा वियत तू को टोंग डू लिट ने कसकर पकड़ रखा था। भागने में असमर्थ, वह केवल दीवार के कोने में सिमट कर रह गया। अत्यंत दयनीय आवाज में टोंग डू लिट को आश्वस्त करने के लिए, मैं फिर से धोखा नहीं दूंगा। क्वा वियत तू को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनके बीच का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। धीरे से विनती करते हुए, जल्दी से हट जाओ, क्या मैं अब हार मान सकता हूँ? दीवार का यह कोना बहुत छोटा था, वह हाँफ रही थी। उसका हाथ दीवार से सटा हुआ था, उसे फंसाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। उसकी गर्म सांसें उसके चेहरे पर बह रही थी। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने पहले ही हार मान ली है। तुम रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? यह देखकर कि उसने उसकी दलीलों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने गुस्से से कहा, अगर तुम रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं पिताजी को बुलाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि तुमने मुझे धमकाया। तुम भीख भी नहीं मांग सकते हो? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। रोशनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह सोंग डूली के चेहरे पर भाव स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। लेकिन जब उसने कहा, तुम भीख नहीं मांग सकते, तो उसकी आवाज में मजाक का कोई संकेत नहीं था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अंकल क्वा तुम्हारे साथ हिसाब बराबर कर लेंगे? उसे यहाँ बुलाओ, तब मुझे पता चलेगा कि मैं डरा हुआ हूँ या नहीं। यह बच्चा फिर से उसके साथ शब्दों से खेल रहा है। शायद उसने अनुमान लगाया कि वह क्वा होंग हुएन को नहीं बुलाएगी। उसे धमका नहीं सकते, केवल उससे फिर से विनती कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि वह देखना चाहता है। उसने कहा, क्वा वियत तू, मैं देखना चाहता हूँ, क्या देखो? हाम फते हुए उसने उसके कान में फुसफुसाया। सोंग डू लिट की फुसफुसाहट ने क्वा वियत तू को थोड़ा चौंका दिया। उसने सोंग डू लिट से पूछा, क्या मैंने गलत सुना? नहीं, उसने कहा, नहीं, तो? पहले से ही इसे छुआ है, उसने हकलाते हुए कहा। पहले से ही इसे छुआ है, लेकिन इसे कभी नहीं देखा है। इसका मतलब था कि उसने वास्तव में गलत नहीं सुना था। कुछ याद करते हुए उसने जल्दी से कहा, मैंने इसे देखा, एक बार गर्म पानी के झरने में, एक बार फूलों के बगीचे के पीछे फूलों की जाली में। उसने फुसफुसाया, यह वही नहीं है? क्या अलग है? लगभग पैर पटकते हुए बोला। लंबी और घनी पलकें थोड़ी कांप उठीं। धीरे से बोला, गलती से देखना और सक्रिय रूप से देखना अलग अलग अर्थ रखता है। अलग अलग अर्थ? कांपती हुई आवाज में पूछा। जरूर देखना चाहोगे? हाँ, तुम क्यों देखना चाहते हो? यह देखना चाहते हैं, उसकी प्यारी रास्पबेरी ने कहा कि यह देखना चाहता है। यह कुछ भी नहीं है,
छूने का अर्थ और गलती से देखने के लिए सक्रिय रूप से देखने के लिए समान नहीं है। सक्रिय रूप से देख रहे हैं। इन शब्दों ने क्वा विएट टू को महसूस किया कि यह थोड़ा अनुचित था। वह अपने हाथ को दीवार के बाहर की प्रेमिका के बारे में बताती है। केवल 16 साल की है। भविष्य में निश्चित रूप से बहुत सारे पुरुष होंगे। इसके बारे में सोचें। हंसी से हंसी ने लंबे पैरों वाले चश्मे की आवाज की। दूसरी तरफ पानी में खेलने वाली महिलाओं के समूह को भी कसकर बंद कर दिया गया था। जब तक कि वह शिट में गिर गया तो वह शट्य था। क्वा विएट टू ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उस प्रकाश की तुलना में उसकी टकटकी उसकी छाती पर रुक गई। गर्म गर्म। वास्तव में वह नहीं जानती थी। दरवाजे के बाहर क्वा होंग हुए ने बोलना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पिता को एहसास हो गया था कि वे अपनी बेटी के कमरे के सामने खड़े होकर बकवास कर रहे थे। यह सही नहीं लग रहा था। दरवाजे के बाहर यह जल्दी से फिर से शांत हो गया। पुरुष उन चीजों के बारे में बात करने के लिए कहीं और चले गए थे जो उन्हें उत्तेजित करती थीं। क्या ये ठीक है? मच्छर की भिनभिनाहट जैसी हल्की सी आवाज। कोई जवाब नहीं। कितनी बेवकूफ! क्या तुम जवाब देना भूल गई? उन बड़े सफेद स्टीम्ड बन्स में इतनी खूबसूरती क्या है? नहीं, वे बड़े सफेद स्टीम्ड बन्स नहीं हैं। फियोना, तुम सिर्फ एक लड़की हो, लेकिन तुम भी उनसे मोहित हो। बस अपनी आंखों से तुम उनकी कोमलता को महसूस कर सकती हो। खिएट ने यही कहा। उसका चेहरा और भी गर्म हो गया। पहले उसे नहीं लगता था कि बड़े और सफेद बन्स की जोड़ी सुंदर थी, लेकिन हाल ही में वह अक्सर आईने में उन कांपते स्तनों को देखती थी, यह सोचकर कि जब सॉन्ग डू लिट उन्हें छुएगा तो वह कैसा दिखेगा। आपको पता ही होगा कि टॉम डू लिट के हाथ बहुत खूबसूरत हैं। क्या इसलिए कि टॉम डू लिट के हाथ बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए वह आपको देखने देती है? क्वा विएट टू को भी नहीं पता था। कभी कभी यह भी सोचता था कि उसे घूरते हुए टॉम डू लिट का रूप कैसा होगा। क्या उसके गाल लाल हो जाएंगे? क्या उसका चेहरा लाल हो जाएगा? क्या आप दोनों उन बच्चों की तरह हैं जो शराब को शीतल पेय समझते हैं? उसे ढकने की इच्छा को रोकते हुए उसकी रसभरी देखना चाहती थी। उसकी मीठी रसभरी देखना चाहता है, फिर वह उसे दिखाएगी। उसकी रसभरी, उसका रूप अभी वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। उस बच्चे की तरह नहीं जो सोचता था कि शराब एक शीतल पेय है। उसका चेहरा लाल हो गया था। टॉम डू लिट ने सोचा कि शराब शीतल पेय थी या नहीं, क्वा विएट टू को नहीं पता था, लेकिन वह बच्ची थी जिसने सोचा कि शराब शीतल पेय थी और उसने इसे पूरा पी लिया, क्योंकि अब उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे कि किसी ने उसे चिमनी के पास धकेल दिया हो। कहानी केवल 3nwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चोरों की मदद कर रहे हो। उत्सुकता से भरे सॉन्ग डू लिट ने अपनी आंखें खोलीं और केवल हिस्सा ही देखा। क्या यह रोशनी की वजह से है? या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने आंखें सिकोड़ लीं? अपनी आंखें फिर से थोड़ी और चौड़ी खोलें। क्यों? तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसा उसने सोचा था। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए उसकी नजर उस चेहरे पर बहुत करीब से पड़ी। वह उस बच्चे को नहीं ढूंढ पाई जिसने सोचा था कि शराब कोई सॉफ्ट ड्रिंक है और उसने पूरी शराब पी ली। उसकी छाती की ओर उसकी दृष्टि में कोई मोह नहीं था। उसके मुंह के कोनों में मुस्कान भर गई थी, लेकिन वह मुस्कान सदिच्छापूर्ण नहीं थी। वह एक प्रकार की प्रशंसा थी, विजय की प्रशंसा। आंख से आंख मिलाना। ठंडे पानी का एक कटोरा नीचे डाला गया। वह बहुत बेवकूफ थी। नहीं, शायद यह अपमान था। कॉकटेल का एक गिलास बुरा नहीं था।
कुछ अंतरंग शब्दों ने उसे उसके सामने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उकसाया। उसने खुद ही अपनी शर्ट के बटन भी खोल दिए। वह पलटी और चुपचाप अपने चेहरे पर आंसू पोंछे। उसने मन बना लिया कि वह अब उस पर ध्यान नहीं देगी। अपनी शर्ट का आखिरी बटन लगाने और खुद को कसकर ढकने के लिए दूसरा कोट पहनने के बाद क्वावियत्तु ने दरवाजा खोला और नौका की सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। नौका की पहली मंजिल ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। उसके कदम छाया की तरह उसका पीछा कर रहे थे। सीढ़ियों के आधे रास्ते पर वह पीछे मुड़ा और ठंडे स्वर में टोंग डू लिट से कहा, अब मेरे पीछे मत आना। फिर से नाराज, उसने पूछा, चाहे वह कैसा भी दिख रहा हो, वह ग्रीनलैंड का बच्चा लग रहा था। यह टोंग डूली ही था जो धैर्यपूर्वक उसके लिए फूल चुनता था। यह रंग क्वावियत्तु को पसंद नहीं था, यह फूल का आकार क्वावियत्तु को पसंद नहीं था। अगर भविष्य में आपको यह पसंद नहीं आया, तो आप मना कर सकते हैं, उसने कहा, तो अब मैं तुम्हें मेरे पीछे आने से मना करता हूँ। उसके पीछे कोई और पदचिह्न नहीं था। वह ऊपरी डेक पर पहुंचा और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सोंग डूली वास्तव में अब और पीछे नहीं आया। हवा का सामना करते हुए डेक पर खड़ा था, जब तक कि क्षितिज पर प्रकाश की आखिरी किरण अंधेरे से अभिभूत नहीं हो गई। पीछे मुड़कर क्वावियत्तु ने उस आकृति को देखा जो डेक के दूसरी तरफ दूर खड़ी थी। सोंग डूली कब ऊपर आई? क्या उसने उसे नहीं बताया था कि वह उसका पीछा न करे? अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो आप मना कर सकते हैं। यह अच्छा लगता है, लेकिन चलो बस इधर-उधर चलते हैं। कुछ ताज़ी हवा लेना भी बुरा नहीं है। उसका मूड पहले जितना खराब नहीं है। वह सोंग डू लिट के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती है, इसलिए वह जल्दी से सोंग डू लिट के सामने चली जाती है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे पीछे मत आओ? हांफते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या हाल है? मैं यहाँ कुछ ताज़ी हवा लेने आया हूँ। मैं भी यहाँ कुछ ताज़ी हवा लेने आया हूँ। सोंग डू लिट कब से इतना मुश्किल हो गया? क्या ग्रीनलैंड के बच्चे को शांति से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? अब भी तुम उससे बहस करते हो। तुम। उसने हाथ हिलाया, उसके कंधे पर लबादा हवा से उड़ गया। अगले ही पल लबादा हवा से उड़ गया। सहज रूप से उसका हाथ उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन कोई उससे तेज था। फिर क्वावियत्तु ने बड़ी-बड़ी आंखों से देखा कि लबादा और व्यक्ति हवा में उड़ गए, एक साथ गिर गए। गहरे काले समुद्र ने छींटे मारती लहरों का एक स्तंभ बना दिया, सफेदी अंधा कर रही थी। टोंग डू लिट, वह कान फाड़ देने वाली चीख धातु के टकराने की आवाज की तरह थी। अंतिम शब्दांश में अभी भी एक सिसकी थी। उसका शरीर लंगड़ाते हुए डेक पर गिर गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसकी आंखें समुद्र को घूरती रहीं, जब तक कि उसका दिल समुद्र के पानी के अंधेरे को सहन नहीं कर सका। मत करो, मत करो, सोंग डूली अभी भी समुद्र के नीचे है। समुद्र डरावना है, इतना बड़ा कि छिपने की कोई जगह नहीं है। वह पहले ही अपनी माँ को खो चुकी थी, वह सोंग डूली को भी नहीं खो सकती थी। वह उसकी प्यारी रसभरी थी। अंधेरा छाने से पहले उसने देवताओं से प्रार्थना की, अगर वह सोंग डूली को खो देती है तो क्वावियत्तु को हमेशा के लिए सोने दो। कृपया, कृपया। चारों ओर का शोर उसे याद दिलाता था, वह हमेशा के लिए सो नहीं सकती थी। अपनी आंखें कसकर बंद करके उसने उन्हें खोलने से इनकार कर दिया। कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर तुम कहीं और देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम चोरों की मदद कर रहे हो। जब तक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई नहीं दी,
उसकी कसी हुई बंद आंखें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। जानी पहचानी आवाज अंकल क्वा पुकार रही थी। अंकल क्वा सुनकर उसका दिल बादलों की तरह नरम हो गया। उसके विचार पहले से कहीं ज्यादा ज्वलंत हो गए। फिर वह हंसे बिना नहीं रह सका। यह उथला समुद्र था। सोंग डू लिट तैरना जानती थी। लड़कियां नौका के चारों ओर जेट स्की चला रही थी। डेक पर पुरुष सिगार पी रहे थे। बिकनी में गोते लगाती लड़कियों के हॉट शरीर का आनंद ले रहे थे। सोंग डू लिट बस एक और डाइविंग गतिविधि कर रही थी। डेक से समुद्र में कूद गया। बेशक उसने बॉस का मनोरंजन करने के लिए ऐसा नहीं किया, वह उसके लिए एक लबादा लाने के लिए नीचे कूदा। लेकिन इससे पहले कि टोंग डू लिट किसी भी कठिनाई का स्वाद ले पाती, वह उससे डरकर मर गई। वास्तव में वह स्वयं ही पीड़ित थी। यह पुष्टि करते हुए कि सोंग डू ली ठीक थी और वह इस मामले में पीड़ित थी, क्वा ने जागने से पहले 10 मिनट या आधे घंटे तक इंतजार करने का फैसला किया। क्वा होंग जुआन ने धीमी आवाज में सोंग डू ली से बात की। बातचीत की सामग्री से क्वा को मामले के बारे में थोड़ा पता चला। एक लड़की जो रात के दृश्य का आनंद लेना चाहती थी, ने उसे खोज लिया। पारिवारिक चिकित्सक कुछ ही दूरी पर मछली पकड़ रहा था। उसे आंतरायिक सदमे का निदान किया गया था। यह बीमारी उसे साल में कई बार होती थी, बिल्कुल सर्दी की तरह। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसे डेक पर गिरे हुए अभी केवल आधा घंटा ही बीता है और लड़के लड़कियां अभी भी पानी में शोर मचाते हुए खेल रहे हैं। किसी को नहीं पता था कि टोंग डू लिट उसकी नई चादर उठाने में मदद कर रहा था जो पानी में गिर गई थी। क्वा होंग हुएन चली गई। कमरे में सिर्फ वह और टोंग डू लिट रह गए थे। अपनी आंखें खोलते हुए, हालांकि वह जानती थी कि टोंग डू लिट ठीक है, फिर भी वह अपनी आंखों से यह पुष्टि करने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह ठीक है। सोंग डू लिट पानी डाल रहा था। उसने कपड़े बदल लिए थे। उसके बाल पूरी तरह सूखे नहीं थे, लेकिन सोंग डू लिट अभी भी पूरी तरह जीवित था। संतुष्ट महसूस करते हुए, अब और बहस नहीं करना चाहती थी, उसकी ओर देखा। हालांकि उसने पाया कि वह जाग गई थी, फिर भी वह उसे देखना जारी रखना चाहती थी, जब तक कि उसने अपने हाथ से उसकी आंखों को ढक नहीं दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम ठीक हो, वह ठीक है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी पिलाऊंगा। तू उठकर बैठो, सारा पानी निकाल दो, उसे पानी का गिलास वापस दो, कुछ याद करो और जल्दी से उसका हाथ पकड़ो। क्या हुआ? कुछ देर सोचने के बाद वह हकलाते हुए बोली, लबादा महत्वपूर्ण नहीं है। लबादा बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसे डर था कि वह समझ नहीं पाएगा कि उसका क्या मतलब है। उसकी ओर देखने की हिम्मत न जुटाते हुए वह हकलाती रही, दुनिया में कई लबादे हैं। अगर तुम लबादे को नहीं पकड़ सकते तो, अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो लोग महत्वपूर्ण हैं। समझ गया? वह मूर्ख है जो लबादा का पीछा कर रहा है। दूसरा, सोंग डू लिट आधिकारिक तौर पर एक हाई स्कूल का छात्र बन गया। आज सुबह वह बालकनी में खड़ी थी और उस व्यक्ति को देख रही थी जो हाई स्कूल का छात्र बन गया था। पश्चिमी शैली की गहरे नीले रंग की वर्दी में बटनों की 2 पंक्तियां थीं। प्रत्येक बटन पर लुई वुइटन ब्रांड का नाम उकेरा हुआ था। साथ ही स्कूल का 2 सिर वाला ईगल लोगो भी था। यह वह वर्दी थी जिसका सपना सभी उत्तरी अमेरिकी बच्चे देखते थे। जब वे स्नातक होंगे, अगर वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, तो उन्हें व्हाइट हाउस से वाशिंगटन आने का निमंत्रण मिलेगा और रोज गार्डन में तस्वीरें लेने का अवसर मिलेगा। उस सोमवार की सुबह सुबह उसने उसे कार में बैठे देखा। वह कार उसकी मीठी रसभरी को नए खेतों, विस्तृत खेतों तक ले जाएगी। क्योंकि वह पहले से ही हाई स्कूल का छात्र था, टोंग डू लिट और भी व्यस्त हो गया था
और वह अब हर दिन 3 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती थी। नॉर्वेजियन भाषा प्रशिक्षण कक्षा को अभी भी जारी रखते हुए सप्ताह में 6 दिन से सप्ताह में 1 दिन कर दिया। समय भी बदल गया। शुक्रवार को 5:30 से 6:40 तक बदल दिया। वह भी पहले की तरह अक्सर उससे नहीं मिल पाती थी, क्योंकि स्कूल काफी दूर था। समय बचाने के लिए सोंग डू लिट हमेशा स्कूल में दोपहर का भोजन करता था। जिया यान भी लगातार शिकायत करती थी। पूरे सप्ताह उसने शाम को खाने की मेज पर ए लिट को ही देखा। सोंग डूली के साथ रहने के मौजूदा स्वरूप के बारे में क्वावियत्तु हमेशा उलझन में रहती थी। जब चुंबन के पर्दे के पीछे उसे लगता था कि वे दुनिया के 2 सबसे अंतरंग लोग हैं, दुलार और प्यार करते हैं, लेकिन जब वे उस जगह से चले गए तो वे तुरंत दुनिया के 2 सबसे दूर के लोग बन गए। उस छुट्टी के घर से जाने से पहले किसी भी समय की तुलना में वे सभी दूर थे। खाने की मेज पर वे गलती से मिले, कंधे से कंधा मिलाकर नॉर्वेजियन सीख रहे थे। अजनबीपन की यह भावना हमेशा मौजूद थी। सोंग डूली भी उसे लेने के लिए गिरोह की गतिविधि स्थल पर नहीं आया। कभी कभी उसे लगता था कि वह दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बस में बैठेगा, अंतिम पंक्ति में बैठेगा, उन समयों को याद करते हुए जब वह खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखते थे। जब वह काम कर रही थी तो कुछ लड़के उसका फोन नंबर मांगने आए। क्वावियत्तु ने उनसे कहा, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन जो लड़के खुद को सुंदर बताते थे वे हमेशा उस पर विश्वास नहीं करते थे, हमेशा उससे बात करने के बहाने ढूंढते रहते थे। इससे क्वावियत्तु को बहुत गुस्सा आता था। उसके साथ गतिविधि में भाग लेने वाली एक लड़की ने उसे सुझाव दिया, उसे कुछ कपल आइटम, कपल रिंग, कपल ब्रेसलेट लाने के लिए कहा। जब कोई उसके करीब आना चाहे तो उसे बस उन्हें ये चीजें दिखाने की जरूरत थी। इस रविवार को क्वावियत्तु टोंग डू लिट के कमरे में नॉर्वेजियन भाषा पढ़ रहा था। आज दोपहर को टोंग डू लिट का ध्यान भटक गया। उसे 2 फोन कॉल आए। जब तीसरी कॉल आई तो उसने फोन काट दिया। कौन कॉल कर रहा है? उसने उससे पूछा। दोस्त। इस वाक्य से क्वावियत्तु को अपने दिल में कुछ खोया हुआ महसूस हुआ। उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे दोस्त कहकर उसे बुलाया जा सके, और उससे भी ज्यादा कोई दोस्त नहीं होगा। नहीं, उसे न तो सहपाठियों की जरूरत है, न ही दोस्तों की। उसके पास तो सोंग डू लिट है न? यह उसकी मीठी रसभरी है। यह सही है। उसे अपनी बेटी से कहना पड़ा कि वह उसके लिए कुछ आकर्षक चीजें, अंगूठियां या कंगन खरीद कर दे। उसे उन चीजों का उपयोग उन लड़कों को भगाने के लिए करना पड़ा जो उसका फोन नंबर मांगने आए थे। जिस लड़की ने उसे सलाह दी थी उसने यह भी कहा कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाना सबसे अच्छा है। मैंने सुना है कि यह बहुत प्यारी बात है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके पास सिर्फ उसकी प्यारी रास्पबेरी थी। अपनी प्यारी रास्पबेरी के साथ शॉपिंग पर जाना भी बहुत प्यारी बात थी। इसलिए उसने सोंग डूली को इस बारे में बताया। बेशक वह उसे नहीं बताएगी। उनका इस्तेमाल उन लड़कों को भगाने के लिए किया जाता था जो उसका फोन नंबर मांगने आते थे, ताकि तथाकथित बॉयफ्रेंड का पर्दाफाश हो जाए। उसने जो कहा उसे सुनने के बाद सोंग डूली ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वह हकलाया, क्योंकि यह दिलचस्प था। उसके बाद सोंग डूली ने नहीं पूछा, बस कहा, ठीक है, जब तक उसके पास समय है तब तक प्रतीक्षा करें। अगले हफ्ते, ठीक है, प्रत्याशा से भरा हुआ। अगले हफ्ते सोंग डूली के पास अभी भी समय नहीं था। जब उसने कहा कि सोंग डूली ने उसके लिए एक अंगूठी और कंगन खरीदा है, तब गर्मियों की शुरुआत थी। जब तक कि आधी शरद ऋतु नहीं बीत गई, सोंग डूली के पास अभी भी समय नहीं था। फिर एक शाम
क्वावियत तूने उस व्यक्ति को देखा जिसने कुछ घंटे पहले फोन पर कहा था, गणित शिक्षक से मिलो, एक लड़की के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था। अध्याय 120 मृत यादें, कैनरी बिल्ली खाती है। इस शनिवार क्वावियत ने प्रादा के नवीनतम शरद ऋतु रंग के आधार पर विशेष रूप से अपना मेकअप लगाया। अपने रंग को निखारने के लिए उसने अपने मुख्य रंग के रूप में अनार लाल को चुना। उसने हाथ से कढ़ाई की हुई लेस ट्रिम वाली अनार लाल शर्ट पहनी थी, जिसे दूधिया सफेद मिनीस्कर्ट और नीलम नीले रंग के शॉर्ट स्ट्रैप हैंडबैग के साथ जोड़ा गया था। उसने खुद को आईने में देखा और बहुत खुश महसूस किया। ये रंग संयुक्त होने पर बेहद जीवंत थे। क्वावियत को वास्तव में खुश करने वाली बात यह थी, आज दोपहर वह सोंग डू लिट के साथ लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में एक ज्वेलरी स्टोर पर जाएगी। जैसा कि लैटिन अमेरिकी नाम का मतलब था, यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां लैटिन अमेरिकी रहते थे। अपनी कम आय के कारण उन्हें सरकार द्वारा नियोजित किराए के आवास में रहना पड़ा। लॉस एंजल्स में अमीर लोगों के लिए उन्होंने एक करीबी रिश्ता बनाए रखा। वे वहां किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जिसे वे जानते हों। बेवर्ली से लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए एक बस मार्ग था। वह और सोंग डू लाई लैटिन अमेरिका की बस लेने के लिए सहमत हो गई। वह सोंग डू लाई के साथ बस लेना पसंद करती थी। बस में उन्हें कोई नहीं जानता था। क्वावियत ने दोपहर 3 बजे सोंग डू लाई के साथ मुलाकात का समय तय किया। दोपहर 2:30 बजे उसने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया था। अपने फोन को देखा और समय बीतने का इंतजार करने लगी। सोंग डू लाई पहले लाइब्रेरी गई और दोपहर 2:50 बजे उसे फोन करेगी। दोपहर 2:50 बजे सेल फोन की घंटी नहीं बजती। दोपहर 2:55 बजे क्वावियत ने सोंग डू लाई को फोन किया। पहला कॉल ऐसी स्थिति में था कि कोई जवाब नहीं दे रहा था। सोंग डू लाई के स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार पहली कॉल का उत्तर नहीं मिलने के बाद उसे फिर से कॉल नहीं करना चाहिए। अगर वह पहली कॉल पर बात नहीं कर पाती तो वह उसे फिर से कॉल नहीं करती। दूसरी कॉल बहुत देर तक बजती रही। फिर किसी ने उठाया। फोन के दूसरी तरफ सोंग डू लिट ने कहा कि उसके पास उसके साथ ज्वेलरी स्टोर पर जाने का समय नहीं है। उसने उससे पूछा कि उसके पास समय क्यों नहीं है। अचानक कुछ हुआ। दूसरे छोर ने सतही तौर पर समझाया, क्या बात है? क्या तुम्हें उत्सुकता है? दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी नाखुश थी। आम तौर पर वह कहती कि उसे उत्सुकता नहीं है और फोन काट देती। देखो, उसका प्यारा रसभरी नाखुश था। वह नाखुश थी क्योंकि वह हमेशा बहुत व्यस्त रहता था। ग्रीनलैंड का बच्चा उसके जैसा नहीं था, जिसके पास पूरे दिन बहुत समय होता था। वह बहुत व्यस्त था, फिर भी वह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। उसे अपने साथ यह वह करने के लिए कहती थी, इसलिए उसका नाराज होना स्वाभाविक था। यहाँ समस्या यह थी, वह बहुत व्यस्त था और उसके पास बहुत समय था। अगर आप जांच करें कि वह इतना व्यस्त क्यों था, तो यह सब क्वा होंग जुआन की गलती थी। इसका सोंग डू ली से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग था। सोंग डू ली ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि आज उनके पास समय था और उन्होंने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में आभूषण की दुकान से भी उनका परिचय कराया। लैटिन अमेरिकी उत्तराधिकारी आभूषणों को हाथ से बनाने में बहुत रचनात्मक थे। उन्होंने ग्राहकों के सामने ही आभूषणों को डिजाइन भी किया। प्रक्रिया बहुत दिलचस्प थी। कहानी इतनी अच्छी थी कि वह वहां जाना चाहती थी। और भी बहुत कुछ। टोंग डू लिट के लाइब्रेरी जाने से पहले उसने उससे इसकी पुष्टि कर ली थी। उसने यह भी पूछा कि क्या इस बार उसे यकीन है। उसने उसे एक बड़े कैक्टस के पीछे खींच लिया और उसके होठों को धीरे से चूमा,
मैं तुम्हें 2:50 पर कॉल करूंगा। वह इस घंटे तक इंतजार करती रही। उसका दिल पहले ही बस की ओर उड़ चुका था। लेकिन हाँ, मैं उत्सुक हूँ, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं अभी अपने गणित के शिक्षक से मिली हूँ। उन्होंने मुझे पहले से कठिन समस्याओं को हल करने के लिए 1 घंटा देने को कहा है। लेकिन आप पहले से ही मुझसे सहमत हैं। मैं अगले सप्ताह आपके साथ चलूंगी। सोंग डू लिट ने उसे बीच में टोका। सोंग डू लिट, अलविदा। फोन व्यस्त स्वर में बज उठा। सोंग डू लिट ने उसे फिर से खड़ा किया और यहाँ तक कि उससे बात काटने की हिम्मत भी की। इसके अलावा जब उसने वापस कॉल किया तो सोंग डू लिट ने फोन काट दिया, जैसे कि वह एक जोंक हो। क्वावियत्तु ने सोचा कि वह गुस्से में पूरे कमरे को नष्ट कर देगी या कमरे से बाहर निकल जाएगी, अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए पहली अशुभ चीज ढूंढेगी। लेकिन नहीं, वह अभी भी चुपचाप फोन पकड़े हुए बेसुध खड़ी थी, जब तक कि खिएट खिएट प्रकट नहीं हुई। खिएट खिएट ने कहा, फियोना, तुम्हारा रंग थोड़ा खराब है। चुप रहो। खिएट खिएट ने उसे ओके इशारा किया, फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद खिएट खिएट फिर से उसके कमरे में दिखाई दी, एक बेसबॉल हेलमेट पहने हुए, एक बेसबॉल बैट पकड़े हुए। फियोना से कह रही थी, अगर तुम गुस्से में हो तो बेसबॉल बैट का इस्तेमाल मेरे सिर पर करो। उसने कुछ नहीं कहा, नहीं उसने बेसबॉल बैट लिया। खिएट खिएट ने अपना हेलमेट उतार दिया और कहा, फियोना, तुम आज बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए हो। तुम मेरे साथ टहलने क्यों नहीं जाती? हम सूर्यास्त देखने के लिए समुद्र तट पर जाएंगे। लॉस एंजल्स पहुंचने के बाद क्वावियत्तु को सूर्यास्त देखना बहुत पसंद है। मोनिका बीच वह जगह है जहां सूर्यास्त सबसे खूबसूरत होता है, खास तौर पर पतझड़ में। वियत्तु ने सोचा कि उसे सूर्यास्त देखे हुए बहुत समय हो गया था। शाम 5 से 7 बजे के बीच शहर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित इस बीच पर हमेशा पर्यटकों और स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बीच पर लोगों की भीड़ होती थी जो बस सूर्यास्त देखना चाहते थे। सूर्यास्त ने समुद्र की सतह को झिलमिलाते सुनहरे पीले रंग में रंग दिया था। शहर को बीच से जोड़ने वाली सड़क भी बेहद व्यस्त थी। यह सड़क विक्रेताओं का अस्थायी निवास स्थान और सड़क कलाकारों का प्रदर्शन मंच था। बिकनी पहने लड़कियां और सर्फबोर्ड पकड़े मजबूत युवा पुरुष हैं जो इस समुद्र तट को अपने शिकार स्थल में बदलना चाहते हैं। वह मोनिका बीच है। कहानी केवल trienviki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप डाकुओं की मदद कर रहे हैं। जब क्वावियत्तु मोनिका बीच पर पहुंची तो वह पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। खिएट खिएट ने ड्रिंक्स खरीदी और वह धूप से बचने के लिए किराए की छतरी के नीचे खड़ी हो गई। अभी कुछ ही समय बीता था, लेकिन वहां से गुजरने वाले कई लोगों ने उसके प्रेमी को फोन किया, उससे उसका संपर्क विवरण पूछा और उनमें से एक बहुत जिद्दी था, इसलिए जब तक उसने गलती से अपने बैग में बंदूक नहीं दिखा दी तब तक वह वहां से नहीं गया। जाने से पहले उसने जानबूझकर उसकी जांघों में से चीज को पकड़ा और उस पर गंदे हाथ के इशारे किए। उस कमीने ने क्वावियत्तु को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। उसने सोचा था कि सूर्यास्त उसकी उदासी को दूर कर सकता है, लेकिन नहीं, उसका दिल और भी भारी हो गया था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे? समुद्र तट लोगों से भरा था। इसका आधा हिस्सा रेत था, आधे हिस्से में सिर थे। पेय पदार्थ की दुकान के सामने एक लंबी लाइन थी। शायद खिएट खिएट तुरंत वापस नहीं जा सकता था। बहुत कष्टप्रद। इस समय 2 एशियाई लड़कियां क्वावियत्तु के पास आईं और उसे एक तस्वीर लेने के लिए कहा। काले बाल और काली आंखें, शायद चीनी,
दादाजी ने कहा कि उन्हें अपने हमवतन की मदद करनी थी। ठीक है, कैमरा ले लो। दोनों लड़कियों को वास्तव में प्रताड़ित किया गया था। 10 से अधिक पोज के लिए पोज दे रही थी। छतरी के नीचे खड़ी क्वाव्यक्तु के बीच की दूरी और दूर होती जा रही थी। उन्हें इस भीड़ द्वारा रेत से बाहर धकेल दिया गया था। तभी दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि फोटोग्राफर के चेहरे पर अभिव्यक्ति अब धैर्य नहीं थी। जल्दबाजी में संकेत दे रही थी कि यह आखिरी फोटो थी। आखिरी फोटो, ठीक है। लेंस घुमाओ। दोनों लड़कियों के आगे बढ़ने का इंतजार करो। कितनी चुलबुली। सांस छोड़ते हुए उसकी आंखें फिर से कैमरे के फ्रेम पर केंद्रित हो गईं। फिर एक जानी पहचानी आकृति फ्रेम में प्रवेश कर गई। उसने अपना सिर हिलाया। असंभव। सोंग डू ली को इस समय लाइब्रेरी में होना चाहिए। उसने पीछे देखा। उसके हाथ में कैमरा अचानक भारी हो गया। उसने हतप्रभ होकर दोनों लड़कियों को कैमरा लौटा दिया। उसने अपने सामने खड़े लोगों की भीड़ को धकेला। कदम दर कदम उस जानी पहचानी आकृति की ओर बढ़ी, जब तक कि कोई भी उसका दृश्य अवरुद्ध नहीं कर रहा था। वह रुक गई। उसे तुरंत पता चल गया कि वह गलत नहीं देख सकती थी। वह ग्रीनलैंड के बच्चे की शक्ल को गलत नहीं समझ सकती थी। इसके अलावा इस दुनिया में हर कोई सोंग डू ली जैसा नहीं दिख सकता। उसे परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन क्वाव्यक्तु की दुनिया में सोंग डू ली जैसी शक्ल और आत्मा वाला कोई नहीं था। तो आइसक्रीम की दुकान के सामने दिखाई देने वाला व्यक्ति था गीत डुलिट। अगर वह टॉम डुलिट नहीं था तो फिर और कौन हो सकता है? अगर ऐसा था तो टॉम डुलिट उस आइसक्रीम की दुकान के सामने क्यों आया? मोनिका बीच पर सूरज डूबने वाला था। लहरों के अपवर्तन के तहत समुद्र पर डूबते सूरज ने सभी के बालों और कपड़ों को सुनहरा कर दिया। आइसक्रीम की दुकान के सामने लाइन में खड़ा ऑक्सफोर्ड शर्ट वाला लड़का भी सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। लोगों की भीड़ के बीच वह अभी भी बहुत सुंदर था। वह उसकी मीठी रसभरी थी। कुछ युवा लड़कियों की नज़र में उसकी मीठी रसभरी निश्चित रूप से मोनिका बीच पर सूर्यास्त से अधिक सुंदर थी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो देखिए, कई लड़कियां उसे चुपके से देख रही थी। उन लड़कियों में जो उसे चुपके से देख रही थी, एक नीली पोशाक वाली लड़की थी जो सबसे साहसी थी। उसकी नज़र सोंग डू लाई पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे शामिल व्यक्ति के बारे में पता चलने का डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को जानते हों। यह मजेदार था। सोंग डू लाई संभवतः किसी अन्य लड़की को डेट नहीं कर सकता था। बहुत समय पहले उसने उसे बताया था कि सोंग डू लाई उसे केवल क्वाव्यक्तु को डेट करने की अनुमति थी। स्वीट रास्पबेरी का हालिया प्रदर्शन मिठास ने उसे थोड़ा आहत किया, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात ध्यान से सुनी। क्वाव्यक्तु ने बिना किसी संदेह के उस पर भरोसा किया। टॉम डुलिट, जो लाइन में खड़ा था, उसे लगा कि हरे रंग की ड्रेस वाली लड़की उसे घूर रही है। उसकी आंखें लड़की की ओर देखती हैं, फिर वह हल्के से मुस्कुराता है। टॉम डुलिट के मुंह के कोने पर मुस्कान क्वाव्यक्तु के कोण से बेहद स्पष्ट थी। कभी-कभी टॉम डुलिट अजनबियों को देखकर मुस्कुरा भी देता था। वह मुस्कुराहट विनम्र होती थी, एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिखाती थी कि वह सुशिक्षित है, बिना किसी गर्मजोशी के। लेकिन इस समय यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। उस समय सोंग डुलिट के होठों के कोने पर मुस्कुराहट उसकी उंगलियों पर गिरते सूर्यास्त की तरह थी, कोमल और वास्तविक। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि लड़की भी मुस्कुरा रही थी। एक कोने में खड़े क्वाव्यक्तु को खुद नहीं पता था कि वह वहां क्यों खड़ा था। सोंग डुलिट के सामने लोगों की लाइन धीरे धीरे कम होती गई। अब बारी थी एक युवक की जो फूलों के शॉट्स विशेष रूप से समुद्र तट पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
पहने हुए था। लड़का एक बाईं और एक दाईं और एक लड़की के सामने आइसक्रीम का प्याला पकड़े हुए, उसे आइसक्रीम का प्याला थमाते हुए, और वे दोनों खुशी खुशी सफेद रेत पर चलते रहे। उसकी नज़र फिर से सोंग डूली पर पड़ी। ग्रीनलैंड के बच्चे के चेहरे पर पहले जैसी खामोशी छा गई और बाकी दो लोगों की बारी थी। क्वाव्यक्तु ने फिर से हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की ओर देखा। वह अभी भी वहीं खड़ी थी। यह सोंग डूली की ही उम्र की लड़की थी। लंबे बाल, पीली त्वचा, काली आंखें। पश्चिमी लोगों के समूह में लड़की को अस्तित्व का कोई बोध नहीं था। वह लड़की अभी भी सोंग डूली को देख रही थी, मानो वह किसी के आइसक्रीम देने का इंतजार कर रही हो। सोंग डूली के सामने लाइन में सिर्फ एक व्यक्ति था, जो मन ही मन कह रहा था, मत करो सोंग डूली, मत करो। उसकी आंखें स्थिर रूप से उसका पीछा कर रही थी। देखते देखते आखिरकार सोंग डूली की बारी आई। अगर क्वाव्यक्तु को पिछली खामोशी की याद दिलाने का कारण नहीं पता था, तो अब इस समय वह वाक्यांश जानती थी। मत करो टोंग डुलिट, मत करो। इसका क्या मतलब है? सोंग डूलिट, फ्लोरल पैंट वाले उस आदमी की तरह मत बनो। 2 आइसक्रीम खरीदो और फिर एक लड़की को दे दो जो इंतजार कर रही है। सोंग डूलिट, ऐसा मत बनो, क्योंकि यह हरकत थोड़ी बेवकूफ़ी भरी लगती है। नहीं, बहुत बेवकूफ़ी भरी। क्वाव्यक्तु बेवकूफ़ लोगों से नफरत करता है। हालांकि सोंग डूलिट ने वास्तव में फ्लोरल पैंट वाले उस आदमी की तरह कुछ बेवकूफ़ी की। लेकिन जब सोंग डूली ने ऐसा किया, तो वह बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं लगा। बेवकूफ़ नहीं, बल्कि बहुत सुंदर। आइसक्रीम पकड़े हुए हाथ बहुत सुंदर था। उसके हाथ में आइसक्रीम भी बहुत सुंदर थी। उसके बाएं हाथ में बैंगनी आइसक्रीम लेवेंडर फ्लेवर वाली थी, और उसके दाहिने हाथ में हरी आइसक्रीम या तो मिंट फ्लेवर वाली थी या माचा फ्लेवर वाली। बस उसे देखते ही उसे उसकी तलब लग गई। उस आइसक्रीम के स्वाद की कल्पना करते हुए उसे यकीन हो गया कि उसके हाथ में जो आइसक्रीम थी, वह उसकी ही थी। अगर वह उसकी नहीं थी, तो किसकी थी? यह केवल उसका ही हो सकता है। आइसक्रीम के स्वाद की कल्पना करते हुए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन सोंग डूलिट के पास गई। आइसक्रीम प्राप्त करने की क्रिया पहले ही हो चुकी थी। लेकिन दुर्भाग्य से सोंग डूलिट के हाथ में आइसक्रीम क्वाव्यक्तु की नहीं, बल्कि हरे रंग की पोशाक वाली लड़की की थी। हरी आइसक्रीम सोंग डूलिट के हाथों से व्यक्तिगत रूप से उस लड़की को दी गई थी। लड़की के धन्यवाद के शब्द इतने स्पष्ट थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उसकी रसभरी ने अब उसकी बात नहीं सुनी। मीठी रसभरी को दूसरी लड़की का पता चल गया, और यहाँ तक कि दूसरी लड़की की वजह से आइसक्रीम खरीदने के लिए लाइन में लग गई। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। अंत में सोंग डूलिट ने उसे खोज लिया। वह थोड़ा स्तब्ध हुई, फिर जल्दी से अपना शांत और विनम्र रूप वापस ले लिया। पहली नज़र में ऐसा लगा कि वह विचलित थी, उसके और दूसरी लड़की के बीच अवरोध पैदा कर रही थी। क्या डर है कि उसे सिजोफ्रेनिया हो जाएगा और दूसरी लड़की डर जाएगी? सच में कहानी सिर्फ trienwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। यदि आप कहीं और देख रहे हैं, तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। निंग, यह मटका था। आइसक्रीम हमेशा उसे असहज महसूस कराती थी। अगर सोंग डूलिट ने उसके लिए आइसक्रीम खरीदी होती, तो कितना अच्छा होता। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आइसक्रीम खत्म करने के बाद क्वाव्यक्तु को कुछ याद आया। सोंग डूलिट ने उससे झूठ बोला था। असल में वह लाइब्रेरी में गणित के शिक्षक से नहीं मिला था, और वह लड़की संभवतः उसकी गणित की शिक्षक नहीं हो सकती थी।
इसलिए मीठी रास्पबेरी ने उससे झूठ बोला था। यह विचार अचानक उसके मन में आया, जिससे वह फिर से चिंतित हो गई, इतना कि उसे लगा कि उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या है। घर पहुंचते ही क्वाव्यक्तु ने बहाना बनाया कि उसे तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दूध में शामक मिलाकर पीने से वह गहरी नींद में सो गई। जब वह जागी तो रोशनी सेम की तरह मंद थी। उसके बिस्तर के सामने एक आकृति बैठी थी। बालकनी का दरवाजा आधा बंद था। टोंग डू लिट को उसकी बालकनी के दरवाजे का पासवर्ड पता था। पासवर्ड बताने के बाद शायद यह पहली बार था जब वह उसके कमरे में आया था। उसने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। क्या इतनी देर हो चुकी थी? उम्मा, इस बार ग्रीनलैंड का बच्चा अपनी माँ का अच्छा लड़का बनना पसंद नहीं करता। यह सही है। नीली पोशाक वाली लड़की जिस तरह से कपड़े पहनती है और मेकअप करती है, उसे देखकर लगता है कि वह सिर्फ एक छोटे परिवार की प्यारी बेटी है। उसकी हैसियत उन लड़कियों से कहीं कम है जिन्हें हाँ येन वापस लेकर आई थी। ऐसा लगता है कि टोंग डू लिट एक से ज्यादा बार बुरी बच्ची रही है। तो वह बुरी बच्ची इस समय अपने कमरे में क्या कर रही है? उसने उसकी तरफ देखा। क्या तुम जाग रहे हो? वह जानता था और फिर भी उसने पूछा। शांति, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? वह जवाब देने में बहुत आलसी थी। शांति। उसे नहीं पता था कि यह चुप्पी कितनी देर तक चली, इस हद तक कि वह परेशान महसूस करने लगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। शब्द उसके मुंह से इतनी शांति से निकले कि इससे क्वाव्यक्तु का दिल टूट गया। क्या क्वाव्यक्तु अब वाकई क्वाव्यक्तु जैसा नहीं रहा? या शायद उसे बहुत पहले से ही सोंग डू लिट के सामने अपनी भावनाओं को छिपाने की आदत हो गई थी। वह स्पष्ट रूप से अभी भी खिएट खिएट के सामने जोर से चिल्लाती थी, और आज उसने खिएट खिएट की गांड भी मारी। सबके सामने उसने कभी खुद से नहीं पूछा, क्या तुम अभी भी क्वाव्यक्तु हो? केवल टोंग डू लिट के सामने उसने खुद से बार बार पूछा, क्या तुम अभी भी क्वाव्यक्तु हो? क्या आप अभी भी क्वाव्यक्तु हैं? यदि यह क्वाव्यक्तु होता तो उसे क्रोधित होना चाहिए, आक्रोशित होना चाहिए, अपने सभी क्रोध, शिकायत और अनिच्छा को बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोचना चाहिए। अरे, यह कैसे संभव है? उससे झूठ क्यों बोलो? अगर आप किसी दूसरी लड़की के साथ सूर्यास्त देखने जाना चाहते हैं, तो कहिए कि आप उस लड़की के साथ सूर्यास्त देखने जा रहे हैं। आपको गणित की टीचर से मिलने के बारे में उससे झूठ क्यों बोलना है? टोंग डू लिट, तुमने मुझसे झूठ बोला। वह पहले की तरह ही शांत स्वर में बोलती रही। उसने खंडन नहीं किया। सोंग डू ली ने अपना संयम वापस पाया और कहा, मैं लाइब्रेरी में गणित की शिक्षिका से मिला था। आपने जो लड़की देखी वह मेरी सहपाठी थी। संयोग से वह शिक्षिका के अपार्टमेंट के नीचे रहती थी। समस्या हल करने के बाद मैं गलती से उससे टकरा गया। शिक्षिका के सुझाव पर हम तीनों एक साथ सूर्यास्त देखने गए। उस समय शिक्षिका को एक कॉल आया और वह चली गई। केवल मैं और वह सहपाठी ही बचे थे। अपने सहपाठी के लिए आइसक्रीम खरीदना एक बहुत ही सामान्य बात है। यह यू लाइड टू मी का पहला संस्करण है जिसे आपने आज दोपहर देखा। इस संस्करण को इस प्रकार समझा जा सकता है, टोंग डू लिट ने क्वाव्यक्तु से झूठ नहीं बोला। सोंग डू लिट ने कहा, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो सोंग डू लिट ने उससे झूठ नहीं बोला। अगर सोंग डू लिट ने सच में उससे झूठ बोला है तो यह अक्षम्य है। दूसरे शब्दों में, अगर सोंग डू लिट ने उससे झूठ नहीं बोला तो वह उसे माफ कर सकती है। जैसा कि उसने कहा, सहपाठी के लिए आइसक्रीम खरीदना पूरी तरह से सामान्य बात है। क्या वाकई ऐसा है? उसके दिल का एक कोना थोड़ा शांत था। वह उठकर बैठ गई,
और उसे देखने के लिए हेडबोर्ड पर झुक गई। टोंग डू लिट ने भी उसकी ओर देखा, धीरे से कहा, वियत्तु के माध्यम से एक और संस्करण है, अपना मुंह चौड़ा करके, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला, का भी एक और संस्करण है। युवक की आवाज गहरे जंगल में झील की सतह की तरह शांत थी, बिना एक भी लहर के। उसने अपना आधा शरीर बिस्तर पर टिका दिया, जबकि वह उसके बिस्तर के सामने कुर्सी पर बैठा था। उनकी आंखें मिली। अध्याय 121 मृत यादें। कैनरी बिल्ली खाती है 9। प्रकाश एक सेम की तरह है, अंधेरा गहरा और गहरा होता जा रहा है। कव्यत्तु का आधा शरीर हेडबोर्ड पर झुका हुआ था। टोंग डू लिट अपने बिस्तर के सामने कुर्सी पर बैठी थी। चार आंखें एक दूसरे को देख रही थी। 15 वर्षीय लड़के ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई और बोलना शुरू किया। ऐसा एक व्यक्ति है। उसकी शक्ल और योग्यता दोनों ही औसत हैं। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। सिर्फ एक आंख की वजह से उसने 5 बच्चों को बचाया, इसलिए वह हमारे स्कूल में प्रवेश पा सका। यहाँ तक कि जब भी वह स्कूल जाता था तो उसे बबून कहा जाता था, लेकिन यह उसे हर दोपहर सबसे बड़ा हैमबर्गर खाने से नहीं रोक पाया। हैमबर्गर खाना, कोका पीना, अपने आसपास के सभी लोगों को देखकर मुस्कुराना, उस लड़की का इंतजार करना जिसे वह समय पर स्कूल खत्म करने के लिए पसंद करता है। ये 3 निश्चित काम हैं जो वह हर दिन करता है। हमारे स्कूल में उसे वाटर मशीन भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि लोगों को पानी देने के अलावा वह किसी और काम में अच्छा नहीं है। मेरे स्कूल में एक और व्यक्ति भी है जिसे एक उत्कृष्ट छात्र माना जाता है। अजीब बात यह है कि इस उत्कृष्ट छात्र के मन में इस वाटर मशीन के प्रति कुछ अजीब भावनाएं हैं। वे भावनाएं शायद ईर्ष्या हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि पानी की मशीन वाले ने जो जूते पहने हुए थे, उन जूतों को आम तौर पर खरीदा नहीं जा सकता था, लेकिन वह जिस स्कूल में पढ़ रहा था वह एक कुलीन स्कूल था। ब्लैक फ्राइडे पर उसके माता पिता एक साथ मॉल में गए और लाइन में लग गए। उसकी चाची, चाचा, चचेरे भाई बहनों को बुलाया, 6 लोगों की ताकत को इकट्ठा किया। उन्होंने आखिरकार हजारों लोगों से 70% छूट वाले जूते छीन लिए। थोड़ी देर बाद उत्कृष्ट छात्र पानी की मशीन के साथ दोस्त बन गया और थोड़ा करीब आ गया। जितना अधिक वह जानता था, उतना ही वह पानी की मशीन से ईर्ष्या करने लगा। पानी की मशीन जिस विषय पर सबसे अधिक बात करती थी, वह लड़की थी जिसे वह पसंद करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन वह लड़की उसकी ईमानदारी से प्रभावित होगी। एक दिन उत्कृष्ट छात्र उस लड़की से मिला जिसे पानी की मशीन पसंद करती थी। उसने लड़की से कहा कि मोनिका बीच पर सूर्यास्त बहुत सुंदर है। जब वह ये शब्द कह रहा था, तो उसकी जेब में रखा फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। बेशक, वह जानता था कि कौन कॉल कर रहा है। अपनी जेब में रखे फोन को अनदेखा करते हुए उसने लड़की से पूछा कि क्या वह सूर्यास्त देखने जाना चाहती है। वह समुद्र तट पर एक बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम की दुकान के बारे में जानता था। वास्तव में, वह बहुत ही स्वादिष्ट आइसक्रीम की दुकान भी उसे पानी की मशीन ने बताई थी। पानी की मशीन और उसे पसंद करने वाली लड़की के लिए डेट स्पॉट पहले से ही तय हो चुका था। यह मोनिका बीच पर था। वे साथ में आइसक्रीम खाते हुए सूर्यास्त देखेंगे। उत्कृष्ट छात्र उसे जानता था। लड़की उसे अस्वीकार नहीं करेगी। वह यह भी जानता था, वह लड़की स्कूल में कई लड़कियों की तरह थी, वास्तव में उसे पसंद करती थी। जब उस लड़की ने शर्मा कर सिर हिलाया, तो वह इनकार नहीं कर सका कि उसके दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। उसकी जेब में रखा फोन फिर से बज उठा। उसने लड़की को देखकर मुस्कुराया और कहा, माफ करना, मुझे फोन उठाना है। फोन उठाने के लिए एक तरफ चला गया और दूसरी तरफ व्यक्ति से कहा, मैं गलती से गणित की शिक्षिका से मिल गया। लड़के की आंखें साफ थीं।
बिना किसी टालमटोल के सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। उत्कृष्ट छात्र का नाम सोंग डू लाई है, उसकी आवाज भी थी। यह तुमने मुझसे झूठ बोला का एक और संस्करण है। इस संस्करण का परिणाम है। सोंग डू लाई ने क्वावियत तू से झूठ बोला। उसकी ओर देखते हुए उसने पूछा कि दो संस्करण क्यों थे। क्योंकि ऐसे समय कई क्षण होते हैं जब हमें कई विकल्पों का सामना करना पड़ता है। हम जितने अधिक परिपक्व होते हैं उतने ही कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। ए चुने या बी चुने, ए या बी चुने। आपको ध्यान से याद रखना चाहिए, जब आपने उत्तर चुन लिया है तो आपको अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तो यह कौन सा संस्करण है? आप ही सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन अभी मैं आपको चाहे जो भी संस्करण बताऊं, आप फिर भी उस पर संदेह करेंगे। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि यह कौन सा संस्करण है? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, नहीं, नहीं चाहिए, जरूरी नहीं। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर उसने उसे धोखा दिया? क्या होगा अगर वह इतनी मूर्ख थी कि उसके द्वारा धोखा खा गई? अरे, उसे दो संस्करण क्यों बताने पड़े? यदि कोई दूसरा संस्करण नहीं होता तो यह अच्छा होता कि क्या होगा यदि मैं नहीं चुनूं? आवाज में जोर था। अगर आप नहीं चुनते हैं तो इसका मतलब है कि आप सहमत हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। क्वाव्यक्तु, क्या आप ऐसा करने के लिए सहमत हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना सिर हिलाते हुए वह ऐसा कैसे व्यवहार कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। चाय का कड़वा स्वाद मेरी जीभ पर छाया रहा। मेरा दिल भारी और असहाय महसूस कर रहा था। मैं इसे और सहन नहीं कर सकता था। यह भारीपन जारी रहा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, हर पल और हर मिनट पीड़ादायक था। उसके बालों को धीरे से छूते हुए, क्वाव्यक्तु, तुम पहला संस्करण चुनोगी या दूसरा संस्करण? उसे देखती रही, चुपचाप। उसे बहुत देर तक देखती रही। उसने भी उसे देखा। खामोश रस्साक्षी में उसकी आंखें थक गई थी। उसका दिल भी थक गया था। पर्दे गिर गए। समय चुपचाप बीत गया। उसे थोड़ी नींद आ रही थी। उसने जम्हाई ली और टोंग डू लिट से कहा, मुझे नींद आ रही है। टोंग डू लिट, मुझे तुम्हारे गणित के शिक्षक से नफरत है। तुम्हारा गणित का शिक्षक हमेशा सही समय पर क्यों आता है? तुमने आज देखा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्वेलरी स्टोर गई थी। मैंने मेकअप भी किया था। हाँ, क्या यह सुंदर है? सुंदर है। टोंग डू लिट खड़ी हुई, नीचे झुकी। जब उसके होंठ उसके माथे को छूने वाले थे, सहज रूप से क्वाव्यक्तु का शरीर उसके स्पर्श से बचते हुए नीचे खिसक गया और उसने खुद को कंबल से कसकर ढक लिया। शुभ रात्रि, उसने उससे कहा। शुभ रात्रि। बालकनी का दरवाजा बंद हो गया। उसने अपनी आंसू भरी आंखों के कोनों को छुआ। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? सोंग डू झूठ ने उसके लिए झूठ नहीं बोला, जो उसे अनियंत्रित रूप से मेकअप पर ले जाया गया था। न केवल गहने की दुकान पर जा सकते हैं, बल्कि सोंग डू लाई ने कहा कि यह एक बहुत ही सामान्य संबंध है। नॉर्वेजियन का अध्ययन करने के लिए अभी भी कविता और अभी भी सुंदर युवक था। पहाड़ पर तितली को अपने पंख फड़फड़ाते और उड़ते हुए देखना, मानो पुराने दिन लौट आए हो। माँ पूल के किनारे बैठी थी। वह फूलों की झाड़ियों के नीचे छिप गई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसके दिल की गहराई में उसे प्रशंसा और ईर्ष्या महसूस हुई। ग्रीनलैंड का बच्चा अपनी माँ के प्यार के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। सारी नफरत बस ऐसे ही गुजर गई। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए, क्योंकि क्वाव्यक्तु ने अपनी माँ को फिर से देखा। वह अपने दिल में बहुत खुश थी। उसकी आंखें उस लड़के पर घूम गईं जो कविता पढ़ रहा था। वह भी बहुत खुश था, कुछ याद करते हुए।
उसने उससे पूछा कि लड़की का नाम क्या है। डर था कि वह समझ नहीं पाएगा। उसने उसे विस्तार से इसका वर्णन भी किया। हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए, कल समुद्र तट पर लड़की का क्या नाम था। सोंगडुली ने तुरंत जवाब नहीं दिया जब तक कि उसने 14 पंक्ति की कविता पढ़ना समाप्त नहीं कर दिया। उसने उसे बताया कि लड़की का नाम तिएन वू डोंग था, उपनाम तिएन वू। एक अक्षर का नाम डोंग। सोंगडुली ने वासना रूप और छाया की तरह कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ पर पोस्ट की गई है। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो आप चोरों की मदद कर रहे हैं। उसे कैसे पता चल सकता था कि सोंगडू लिट कितना व्यस्त था? सोंगडू लिट के हाई स्कूल का छात्र बनने के एक हफ्ते बाद क्वा होंग जुआन ने उसकी जेब खर्च में कटौती कर दी। दैनिक खर्चों को छोड़कर सभी व्यक्तिगत खर्चे वह खुद ही उठाता था, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी। उस दिन क्वा होंग जुआन ने भी एक अनुभवी व्यक्ति की पहचान का उपयोग करते हुए टोंग डू लिट को बताया कि इस समय के बाद वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति बन जाएगा। दोपहर के भोजन का भुगतान करने के लिए टोंग डू लिट शनिवार को 4 घंटे तक अंशकालिक काम करेगा। अंशकालिक काम करना, होमवर्क करना, स्कूल जाना। ग्रीनलैंड के इस लड़के के पास लड़कियों के साथ डेट करने के लिए कोई खाली समय नहीं था। कुछ समय बाद क्वावियत्तु को पता चला कि जब भी वह काम पर जाती थी तो वह टिएन वुडोंग के साथ 1.5 घंटा बिताती थी। पहली बार जब उसने सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया तो वह भी टिएन वुडोंग के साथ ही थी। क्वावियत्तु भी टोंग डू लिट से टिएन वुडोंग के बारे में अधिक जानना चाहती थी। टोंग डू लिट ने उसे यह भी बताया कि टिएन वुडोंग भी उसके जैसा ही था, वह भी एक ग्रेड स्किपर था। वह स्कूल में केवल 2 ग्रेड स्किपर थे। एक छात्र जिसने कक्षाएं छोड़ दी, इसलिए टिएन वुडोंग भी बहुत होशियार और सक्षम है। क्वावियत्तु अभी भी बहुत कुछ पूछना चाहती थी। टोंग डू लिट ने उसे चुप कराने के लिए, तो मैं केवल आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उससे और बात कर सकता हूँ, वाक्य का इस्तेमाल किया। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, यह ठीक है ना? वह नहीं चाहती कि उसकी मीठी रसभरी उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करे और किसी दूसरी लड़की को जाने। टिएन वुडोंग, क्वावियत्तु ने चुपके से अपने दिल में यह नाम पुकारा। यह नाम वास्तव में बहुत उपयुक्त है। हालांकि उसे सुंदर नहीं माना जाता है, लेकिन उस लड़की की एक जोड़ी खूबसूरत आंखें हैं, पुतलियां स्याही की तरह काली हैं और एक उज्ज्वल आचरण है। जियान यूटोंग नाम को फिर से पुकारना थोड़ा मुश्किल है। जियान यूटोंग को कई बार पढ़ने पर इसे नमकीन मछली का सिर समझने की गलती करना आसान है। नमकीन मछली का सिर? यह पढ़ना जियान यूटोंग की तुलना में बहुत सहज है, और चूंकि यह सहज है, इसलिए वह आंखों को अधिक भाती है। ठीक इसी तरह जेट ब्लैक पुतलियों वाली लड़की अचानक क्वावियत्तु से अधिक परिचित हो गई। अगला सप्ताहांत आ गया। क्वावियत्तु आखिरकार टोंग डूली के साथ बस से ज्वेलरी स्टोर गई। स्टोर के रास्ते में टोंग डूली का हाथ थामे हुए, सड़क पर चलते हुए, हर अपरिचित चेहरे को देखते हुए, क्वावियत्तु ने पाया कि उसके दिल में वह खुशी नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। यहाँ तक कि जब उसने युवा पुरुषों और महिलाओं के चेहरों पर खुशी देखी, तो उसके दिल में एक हल्का दर्द था। अगर वह पिछले हफ्ते गई होती, तो शायद उसके चेहरे पर वही खुशी होती। ज्वेलरी स्टोर के रास्ते में कई चीजें थीं जो उसे बहुत नया महसूस कराती थी। सोंग डू लिट ने उसके लिए जो कंगन खरीदा था, उसे उठाकर वह लैटिन अमेरिकी क्षेत्र से निकल गई। कहानी केवल trienwiki.com लास्ट लीफ पर प्रकाशित हुई थी। अगर आप कहीं और देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चोरों की मदद कर रहे हैं। सोंग डू लिट ने भी अपनी कलाई पर एक ब्रेसलेट पहना था। स्टोर क्लर्क को लगा कि वे एक जोड़े हैं,
इसलिए उसने इस ब्रेसलेट की जोड़ी की सिफारिश करने पर जोर दिया। उस समय न तो उसने और न ही उसने समझाया। दूसरा, क्वावियत तो राज्य में सार्वजनिक सेवा करने के लिए एक कंगन लेकर आई। यह वास्तव में एक अच्छा उपाय था। कंगन ने उन लोगों को सफलतापूर्वक भगा दिया जो उसका फोन नंबर पूछना चाहते थे। जैसे ही वह घर पहुंची, क्वावियत्तु ने कंगन उतार दिया। रात के खाने के दौरान उसने सोंग डू ली को कंगन पहने हुए नहीं देखा। उसने इसे पहना भी नहीं था, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे पहनेगा। एक नया सप्ताह आ गया था। जब क्वावियत्तु सोंग डू ली के कमरे में नॉर्वेजियन पढ़ रही थी, तो सोंग डू ली ने उसे एक चाबी दी। चाबी के साथ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर एक पता लिखा था। चाबी कल ही ली गई थी। सोंग डू ली ने अपनी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह के साथ उसे बताया कि उसकी सप्ताहांत की नौकरी और ऑनलाइन अनुवाद से मिले पैसे, दोपहर के भोजन के भुगतान के अलावा अभी भी कुछ बचा हुआ है। उसने अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल स्कूल के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए किया। हाई स्कूल के छात्रों ने अपनी गोपनीयता के लिए और दोपहर में बेहतर अध्ययन करने में सक्षम होने के लिए सभी ने स्कूल के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। उसने उसकी ओर नहीं देखा और धीमी आवाज में कहा, वे सभी अपनी गर्लफ्रेंड को अपार्टमेंट में ले जाओ। इन शब्दों ने कमरे का तापमान तुरंत बढ़ा दिया। मकान मालिक ने मुझे 2 चाबियां दीं। एक पल के लिए रुकें और जोड़े, अंकल क्वा और मॉम को मेरे द्वारा अपार्टमेंट किराए पर लेने के बारे में पता नहीं है। अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लें। एक पल बाद, हकलाते हुए, मैं इसे गुप्त रखूंगा। हाँ। एक पल के बाद, टोंग डू लिट ने कहा, मैं दोपहर में अध्ययन करने और आराम करने के लिए अपार्टमेंट जाऊंगा। हाँ। एक पल के बाद, उसने धीमी आवाज में उससे पूछा कि क्या उसे चाबी चाहिए हो। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं, तो मैं इसे मकान मालिक को वापस कर दूंगा। उसका चेहरा लाल था। उसने चाबी को सावधानी से रख दिया, फिर पते की तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकाला, उस पर लिखे पते वाले कागज को कूड़ेदान में फेंक दिया। एक पल के लिए सोचा, उसे फाड़ दिया, कागज को एक गेंद में मोड़ दिया और फिर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद वह अपनी सीट पर वापस आ गई। किताब के 2 पन्ने पलटने के बाद भी उसका चेहरा गर्म था। क्वावियत्तु को नहीं पता था कि क्यों। उसने दूसरा पन्ना पलटा। दरअसल वह अभी कुछ भी नहीं पढ़ पा रही थी। वह टोंग डू लिट ने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचती रही। यह सोचकर उसे दिल का दर्द हुआ। पिताजी बहुत क्रूर थे। ग्रीनलैंड के लड़के ने पहले ही अपना सारा समय पढ़ाई में लगा दिया था और उसने अपनी जेब खर्च भी काट ली थी। उसे हर सप्ताहांत काम करना पड़ता था और ऑनलाइन अनुवाद करना उसे थका देता था। और टोंग डू लिट सिर्फ 15 साल का था। मेरे पास अभी भी जेब खर्च बचा हुआ है, उसने उससे कहा, तो मेरी जेब खर्च का इस्तेमाल करो। इस डर से कि इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, वह घबरा गया और उसने अपनी बात बदल कर कहा, नहीं, मैं तुम्हें अपनी जेब खर्च उधार दूंगा। सोंग डू ली ने अपना सिर हिलाया। क्यों? अंकल क्वा सही कह रहे हैं। यह समय मुझे मानसिक रूप से समृद्ध बना देगा। अभी मैं जो पैसा कमाता हूँ उसका उपयोग दोपहर का भोजन खरीदने में करना पसंद करता हूँ। और उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। एक और अपार्टमेंट किराए पर लिया। उसके गाल फिर से लाल हो गए थे। कैलिफोर्निया में सूरज डूबने वाला था। सूर्यास्त किताब के पन्नों पर एक उज्ज्वल नारंगी रंग ले रहा था। उसका दिल झटके से धड़क रहा था। उसने पलटी, उसका हाथ कलम पकड़े हुए उसके कंधे पर रखा, उसे चूमने के लिए अत्यंत कोमल बल का उपयोग करते हुए। यह पहली बार था जब उसने छुट्टी के घर को छोड़ने के बाद उसे चूमने की पहल की। कलम फर्श पर गिर गई। उसे पता नहीं चला कि उसे कब वापस खींच लिया गया जहां वह बैठा था। उसकी आंखें चारों ओर
घूमी और फिर उसके चेहरे पर लौट आईं, और उसके चेहरे पर उसकी आंखें कभी नहीं हटीं। क्या तुम आ रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा, सिर हिलाते हुए। आसपास की हवा अस्पष्ट थी। उसका दिल अभी भी बेचैन था। वह उसके कान के पास झुकी और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम देखना चाहते हो? उसने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, ठीक वैसे ही जैसे पहले क्रूज शिप पर। इस बार उसने इसे काफी स्पष्ट रूप से कहा। दूरी काफी कम थी, इसलिए उसने उसके चेहरे पर लाल रंग की एक परत देखी। पहला बटन खोलते समय उसके हाथ कांपने लगे। जब वह दूसरा बटन खोलने वाला था, तो उसके हाथ ने उसके हाथ को रोक दिया और उसकी कर्कश आवाज ने कहा, जब तक हम अपार्टमेंट में नहीं पहुंच जाते, तब तक रुको। उसे लगा कि उसका चेहरा पर्याप्त गर्म नहीं था, इसलिए उसने उसके कान में कहना जारी रखा, जब तक मैं अपार्टमेंट में नहीं पहुंच जाता, तब तक रुको। वह क्रोधित और शर्मिंदा दोनों थी। उसे अगले वाक्य की आवश्यकता नहीं थी। पिछला वाक्य उसके लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उसका क्या मतलब था, जैसे कि वह दरवाजे पर पहुंचा हुआ उपहार हो। हम्मा। उसके कान पर गर्म सांसें चल रही थी। सिर हिलाते हुए। उस रात क्वावियत्तु ने घोषणा की कि वह राज्य द्वारा उसे दिए गए काम का प्रभार संभालेगी और वन लंच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सहमत होगी। वन लंच कार्यक्रम का मतलब था कि वह एक निश्चित अवधि के लिए आदिम जंगल की रक्षा के लिए अपनी स्वयंसेवक स्थिति का उपयोग करेगी। इस पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के आयोजक स्वयंसेवकों को निःशुल्क दोपहर का भोजन देंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने रोगियों को वन लंच कार्यक्रम में भाग लेने का सुझाव देंगे। जंगल के दृश्य और जंगल में छोटे जानवर रोगी के मन को शांत करने और प्रकृति के साथ घुलने मिलने में मदद करेंगे। क्वा होंग हुएन द्वारा अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद उन्होंने क्वावियत्तु को कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक बनने की अनुमति दे दी, जो सप्ताह में 4 दिन प्रत्येक सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे से पहले घर लौटेगा। शतरंज के खेल के बाद क्वा होंग हुएन ने उसे स्वयं गाड़ी चलाने देने पर सहमति व्यक्त की तथा खिएट उसके पीछे नहीं आई। अगले दिन क्वावियत्तु ने टोंग डू लिट द्वारा दिया गया पता और चाबी ली और अपार्टमेंट में उपस्थित हुई। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था, बेशक उसने दोपहर का भोजन भी कर लिया था। समय बचाने के लिए क्वावियत्तु ने जानबूझकर टोंग डू लिट के स्कूल के पास के जंगल को भी चुना। वहां से टोंग डू लिट के अपार्टमेंट तक ड्राइव करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। अपार्टमेंट एक बड़े हरे भरे पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थित था, जो बास्केटबॉल और सॉकर कोर्ट से घिरा हुआ था। 3 मंजिलें थीं। इस अपार्टमेंट की उम्र कम से कम 20 साल थी। प्रत्येक मंजिल में लगभग 10 कमरे थे। प्रत्येक कमरे में एक बंद दरवाजा था। टोंग डू लिट का कमरा तीसरी मंजिल के बाईं और पहला कमरा था। स्टील की सीढ़ियों के साथ चलने से उसका कमरा मिल जाता था। 12:20। वह टोंग डू लिट के अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ी है। उसने हुडी पहन रखी है, जिसका हुड उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। उसने धूप का चश्मा पहना हुआ है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसके हाथ में वह चाबी है जो टोंग डू लिट ने उसे दी थी।